जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू सिस्वी विंग्स। मैं हूं पंकज गुप्ता और आज हम पढ़ेंगे मैथ्स। तो अभी जैसे हमारी पहली बात हो चुकी है ना, तो आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। अब तुम सोचोगे सर आपने परसेंटेज क्यों लेके आए हो? क्योंकि देखो मुझे और भी वीडियोस डालनी है, अर्थमेटिक के बहुत सारे वीडियोस आएंगे, है ना। और तुम्हें पता होना चाहिए कि जो हमारा परसेंटेज है वो अर्थमेटिक का क्या बोल सकते हैं, सोल है। और इसके बिना हम अर्थमेटिक को पढ़ नहीं सकते। अगर मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ, कुछ भी प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, है ना, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट इस बार आएगा अच्छा खासा आने वाला है। अब मैं उसमें कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि परसेंटेज आएगा ही। तो सबसे ज्यादा मुझे क्या लगा कि सबसे पहले तुम्हें परसेंटेज पढ़ा देना चाहिए। समझ में आ रहा है यहाँ तक? और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी तक मैंने एक वीडियो डाली है हाइट एंड डिस्टेंस की, तुम लोगों ने देख ली होगी। अब देखो बात यहाँ पे फंस रही है कि जरूरी नहीं है कि कितने बंदे देख रहे हैं, कितने लोग नहीं देख रहे हैं। मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि अगर 2 बंदा, 4 बंदा, 10 बंदे भी देख रहे हैं ना उस वीडियो को, अगर सोचो सिलेक्शन कितने लोगों का होता है। इतने सारे फॉर्म, लाखों में फॉर्म भरे जा रहे हैं, सिलेक्शन गिने चुने लोगों का ही होता है। 100, 200, 500 ऐसे ही लोग सेलेक्ट होते हैं ना। तो उससे मतलब ही नहीं, अगर ये वीडियो जा रही है, इसको 5 लोग, 10 लोग भी देख रहे हैं ना, वो भी इनफ है। ठीक है। तो अगर तुम ऐसा हो कि तुम वीडियो देख रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि यार मैं कर रहा हूं, कैसे चल रहा है, कोई और तो देख ही नहीं रहा है, तुम देखो जो भी चीजें इस क्लास में मैं बताऊं, जो भी चीजें जैसे बोलूं उसको फॉलो करो, रिवीजन करो और नीचे कमेंट में मुझे बताओ। ठीक है। उस हिसाब से हम चीजों को आगे प्रोसीड करेंगे। तुम्हें ये नहीं सोचना कि कैसे क्या चल रहा है। अगर तुम ऐसे सोचो कि तुम्हारा ही अकेले ही सिलेक्शन होगा ना, ये जितने लोग साथ में तुम्हारे पढ़ रहे हैं सबका सिलेक्शन थोड़ी होने वाला है। तो तुम अपने लिए मेहनत करो, अपने लिए मेहनत करो। जो भी चीजें मैं जैसे बता रहा हूं बस तुम उसको फॉलो करते जाओ। आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है ना, इससे तो डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में मिलेंगे। मैंने कोशिश की है कि कम से कम टाइम में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट सिखा पाऊं। समझ में आ रहा है? और ये क्लास ऐसे ही मैथ्स में तुम्हें पढ़ाने नहीं है, मैं तुम्हें सिखाने आया हूं। समझ में आ रहा है? तो तुम्हें मैं सिखाऊंगा आज की कैसे सीखते हैं। पेन कॉपी लेके बैठोगे, जो भी चीजें बताऊंगा तुरंत की तुरंत सॉल्व करोगे और कमेंट में उसका आंसर भी दोगे, क्योंकि सारा कुछ मैं सॉल्व नहीं कराने वाला हूं, पहले ही बता दे रहा हूं। समझ में आ रहा है? मैं तुम्हें सिखाऊंगा बस, और तुम्हें सीखना है और चीजों को अप्लाई करनी है। मैंने कोशिश किया कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजों को तुम्हें सिखा पाऊं, क्योंकि तुम्हारे पास भी ज्यादा टाइम नहीं है, मेरे पास खुद भी टाइम नहीं है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, आराम आराम से बेसिक से शुरू करते हैं। अब देखो परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, परसेंटेज होता क्या है? अगर परसेंटेज कोई तुमसे पूछे क्या होता है परसेंटेज, है ना, अगर परसेंटेज की बात ही करें, तुमने पढ़ा होगा से पर मतलब क्या, किसी चीज का परसेंटेज। तो पर क्या होता है हमारा किसी भी चीज पे, सेंट मतलब जैसे सेंचुरी पढ़ते हो, सेंचुरी मतलब 100। किसी भी वैल्यू का 100 पे क्या होता है वैल्यू, उसको बोलते हैं। जैसे समझो, जैसे मैं बोलूं कि 2 जो है ना, 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 100। तो 100 पे जो वैल्यू होगी ना वो उसका परसेंटेज कहला जाता है। जैसे अगर तुम्हारे पास 100 रुपीज हैं, तुमने 2 रुपए किसी भिखारी को दान दे दिया, मैंने पूछा कितने परसेंट तुमने दिया, तो तुम बोलोगे 2%। क्योंकि ये जो कंपैरिजन हो रहा है ना 2 रुपीज का, वो तुम 100 पे कर रहे हो, इस वजह से तुमने डायरेक्टली बोल दिया। लेकिन वही मैं बोलता कि अगर तुम्हारे पास मान लो 200 रुपीज थे तुम्हारे जेब में 200 रुपीज है, लेकिन तुमने 4 रुपीज किसको दे दिया, भिखारी को दिया। अब मैं पूछूं कि बताओ तुमने कितने परसेंट दिए, तो यहां तुम 4% नहीं बोल सकते हो, जैसे तुमने यहाँ 2% बोल दिया था, यहां तुम 4% नहीं बोल पाओगे, क्योंकि इसका कंपेरिजन किससे नहीं हो रहा, 100 से नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो तुम्हें 100 बनाना पड़ता है। अगर इसको मैं 100 बनाने की कोशिश करूं तो तुम्हें दिख रहा है कि इसको 100 बनाने के लिए 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 100 बन जाएगा, तो इधर भी 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 रुपीज बन जाएगा। अब देखो मैंने इसको 100 बना दिया, तो 100 पे किसी चीज का जो तुम कंपेरिजन करते हो ना, उसी को बोलते हैं परसेंटेज वैल्यू। अगर तुम ऐसे लिख के भी निकालते, लाइक 4 की जो वैल्यू है 200 पे कितनी होगी, परसेंटेज निकालना चाहते हो तो 0 0 कटेगा, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 2% आ रहा है। समझ में आया? तो किसी भी चीज की जो वैल्यू होती है तुम 100 के अकॉर्डिंग निकालोगे, वही तुम्हारा परसेंटेज वैल्यू होगा। क्लियर है यहां तक? अब देखो बहुत सारी चीजें हैं, आराम से करते हैं। जैसे मान लो एक और चीज पूछूं मैं तुमसे, 25 जो है वो 500 का कितना परसेंट है। मैंने तुम्हें क्या बोला कि 500 पे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, किस पे करना पड़ेगा, 100 पे करना पड़ेगा। 100 पे करने के लिए क्या करोगे, अगर इसको तुम 100 बनाना चाहते हो तो 5 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ 100 आ जाएगा, यहाँ करोगे तो 5। अब मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि ये 5% आ गया है, लेकिन ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, तुम ऐसे करो, तुम निकालोगे कैसे, जैसे 25 है कितने पे, ओवरऑल वैल्यू हमेशा नीचे आती है, जो ओवरऑल वैल्यू होती है हमेशा नीचे आएगी। लाइक 500 को हम यहाँ लिखेंगे और इंटू करेंगे 100 से, तो 0 0 कटेगा और वैल्यू आ जाएगी 5%। ये होता है परसेंटेज निकालने का तरीका। ठीक है, यहां तक बढ़िया।
अब देखो आगे, देखो परसेंटेज को तुम्हें ऐसे पढ़ना है ना कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मत पढ़ो। परसेंटेज ऐसे पढ़ो कि परसेंटेज तो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है ना। परसेंटेज कहीं भी पढ़ लो, किसी से मैं डील करने जा रहा हूँ, कुछ भी वो बोलेगा चलो 5% तुम रख लेना, 2% तुम रख लेना, या फिर इतना इनकम होगा तो उसका 0.2% तुम रख लेना। अब सो 0.2% का मतलब क्या क्या ही फायदा होगा, लेकिन वो वैल्यू करोड़ों में हो, लाखों में हो, तो उसका 0.2% वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे सीखो कि हमें परसेंटेज एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना, हमें समझना है। अब देखो नेक्स्ट चीज अगर मैं तुम्हें सिखाने की कोशिश करूं तो क्या है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। जैसे परसेंटेज टू फ्रैक्शन, अगर ये चीज तुम पहले एक चीज थोड़ा ध्यान से समझना मेरी बात को, ये पूरी जो वैल्यू है अपने आप में, ये जब भी कोई भी चीज होता है, जैसे ये पेन है अपने आप में क्या है 100% है। ये कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है या फिर 1 होती है, वैल्यू में 1 होगी और ऐसे 100% होगी। अगर मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, ऐसे 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया, तो अभी क्या हुआ, जो वैल्यू पूरी 1 थी, जो वैल्यू पूरी 1 थी, अब वो कितने कितने पार्ट में टूट चुकी है, 1 और 2। लेकिन मैं बस इस पार्ट की बात करूं तो ये पार्ट मेरा क्या हो जाएगा 1/2, और केवल इस पार्ट की बात करूं तो ये भी 1/2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन अब परसेंटेज की बात करो, जब मैंने बताया कि पूरी वैल्यू 100% है, पूरी वैल्यू 100% है, मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो इधर क्या आएगा 50% आएगा, इधर भी क्या आ रहा है 50% आ रहा है। तो क्या मैं यहां से तुम्हें ये चीज लिख के दिखा सकता हूं कि ये जो 1/2 की वैल्यू 50% होती है? कोई दिक्कत है किसी को? यहां तक नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा हो जाता है फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है? इसको बोलेंगे फ्रैक्शन, इसको बोलेंगे परसेंटेज। तो दोनों चीज एक ही है, चाहे 1/2 बोलो चाहे 50% बोलो, दोनों बात एक ही है। अब ये पूछ रहा है कि परसेंटेज से हम क्या बनाना है, फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे। जैसे अगर मैंने तुमको बोल दिया कि 25% को तुम फ्रैक्शन बना के दिखाओ, ठीक है, 25% को हमें क्या बनाना है, फ्रैक्शन बनाना है। तो सिंपल सा ध्यान समझो, जो 25 है तो सबसे पहले 25 लिख लो, परसेंटेज बनाना है ना। तो ये वैल्यू जो परसेंटेज लिखी हुई है नीचे आता है, हमेशा नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। और 25 1 जा 25 और 4, तो ये जो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू हो चुकी है, मतलब 25% की जो वैल्यू होती है कितनी होती है 1/4। कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ तक। अगर मैं तुमसे और भी पूछूं, मान लो 75% का बता दो, तो क्या बताया मैंने, सबसे पहले 75 लिखोगे, नीचे 100 लिखोगे, फिर 25 से डिवाइड कर दो, ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 4। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू है और ये परसेंटेज वैल्यू है। होप कि यहां तक समझ में आ रहा हो सबको, कोई दिक्कत तो है ही नहीं इसमें, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा वीडियो को पॉज करो और समझो, ठीक है। अब देखो यहाँ चीज क्या लिखा हुआ, यहाँ लिखा है फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे बनाएंगे, है ना, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। जैसे मैंने यहीं पे लिख दिया फ्रैक्शन है मेरा 1/2, बोल रहा है कि परसेंटेज में वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो तुम्हें पता है 1/2 है, तुम्हें बनाना है, क्या बनाना है, परसेंटेज। परसेंटेज मतलब इंटू करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इंटू। जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 50%। और भी निकालो, जैसे वही निकाला था 3/4 का, जब 3/4 की वैल्यू निकालोगे, इसको कट करोगे तो कितना आएगा 25 टाइम, ये कितना आ जाएगा 75%। अभी समझ में आ रहा है कि फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाएंगे, परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे। मान लो और भी कुछ लिख लो, अगर मान लो तुम्हें मैं पूछूं किसका 1/6 का तुम वैल्यू बता दो, तो 1/6 का निकालने के लिए क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे। जब 1/6 का निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 6, हाँ कि ना। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 6 1 जा 6, यहाँ 4 बचा, 6 6 जा 36, ठीक है। फिर कितना बचा, यहाँ बचा हमारा 4/6। अब इसको जब छोटा करते हैं तो क्या बनेगा 14 and 2/3। यहाँ तक क्लियर है सबको? मतलब कि चीजें हमारे पास फ्रैक्शन थी, उसको परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज वैल्यू आती है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए सबको, सब कुछ बढ़िया है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखो बस चीजों को धीरे धीरे सीखते जाओ, समझते जाओ, वीडियो पॉज करो, कोई दिक्कत है तो। अब देखो ये मैंने ये लेके आया हूं, इसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है ना कि इसके बिना तुम परसेंटेज कर ही नहीं सकते। जैसे मैंने पीछे तुम्हें करा के दिखाया, जैसे 1 होता है, अभी के अभी मेरे साथ साथ बोल के याद करोगे, 1 की वैल्यू कितनी होती है 100% होती है। 1 की वैल्यू कितनी होती है 100%। जो 1/2 की वैल्यू कितनी होती है 50%। अभी निकाल के मैंने दिखाया कि 1/2 को अगर तुम्हें परसेंटेज बनाना है, इंटू 100 करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ रहा है 50% आ रहा है। वैसे 1/3 को करोगे, इंटू 100 करोगे, कुछ वैल्यू आएगी, 1/4 को करोगे कुछ वैल्यू आएगी, 1/5 को करोगे तो कुछ वैल्यू आएगी। तो वही चीज मैंने यहाँ तुम्हारे लिए लिख के लाया हूँ। देखो तुम्हें ये कॉपी भी लिखना है, सारा कुछ नोट्स बनाने। 1/3 की जो वैल्यू होती है 33 एंड 1/3% होती है। 1/4 की जो वैल्यू होती है 25% होती है। 1/5 की जो वैल्यू होती है 20% होती है। देखो ये तो सबको पता होगा ना यहाँ तक। अगर मैं तुम्हें इसको याद कराने की कोशिश करूँ तो अभी क्लास में कैसे याद कर सकते हो, मेरे साथ साथ याद करो। जैसे देखो 1 का तो तुम्हें याद है, 1/2 का मतलब 50%, 1/3 का 30, 1/3 सबको याद होता है क्योंकि जो हमारा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं स्कूल में, तो बोलते हैं 33.3% मार्क्स लाना कंपलसरी है, मतलब 1/3 मार्क्स लाना कंपलसरी है, ठीक है। तो यहां तक तो ये हो गया। 1/4 मतलब 25%, 1/5 मतलब 20%,
यहां तक क्लियर है? दिक्कत आती है 1/6 से। तो दो दो वैल्यू तुम मेरे साथ याद करो। जो 1/6 की वैल्यू होती है 16 एंड 2/3% होती है। और एक और याद कर लो 1/15 की जो वैल्यू होती है, बस इसी को ध्यान से समझो। यहाँ पे 16 एंड 2/3 है ना, वहां हो जाएगा 6 एंड 2/3। ऐसे रिलेट करके याद करोगे तो चीजें याद हो जाती है। 1/15 देखो यहाँ लिखा हुआ कहीं पे, देखो दो वैल्यू मैंने तुम्हें याद करा दी हैं। 1/6 का होता है 16 एंड 2/3, 1/15 का होता है 6 एंड 2/3। अब आगे देखो, यहां तक याद करा दिया, आगे देखो क्या बोल रहा है। 1/7 का जो होता है ये होता है 14 एंड 1/7, 14 एंड 1/7। जैसे 1/7 रिलेट करके याद करना है, रटना नहीं है। जैसे अब तुम्हें पता ही किसी वैल्यू को 7 से डिवाइड करो तो नीचे तो 7 आएगा ही, पक्का है। और ऐसे याद करो कि 7 2 जा 14 आता है, और यहाँ 14 और 2/7, 14 एंड 2/7। 1/8 को याद कर लो ऐसे 12.5%। 12.5 बोलना अच्छा लगता है नहीं, 12.5% को क्या बोलते हैं 12.5%। तो 1/8 का क्या होता है 12.5%। और 1/8 का बताया ना, तो 1/12 का भी देखो, इससे भी देखो 8 एंड 1/3 आ रहा है। जैसे यहां देखो 1/8 की वैल्यू 12 एंड 1/2 आ रहा है, तो 12 वाले में भी 8 आता है, 8 एंड 1/3। क्लियर है यहां तक? 9 की वैल्यू क्या होती है? 9 की वैल्यू हमारी होती है क्या 11 एंड 1/9। 1/9 की जो वैल्यू होती है ना, 1/9 की जो वैल्यू होती है 11 एंड 1/9% होती है। तो 1/11 की कितनी होती है 9 एंड 1/11। दोनों देखो सिमिलर हैं। जैसे मैंने क्या बोला, 9 से यहाँ डिवाइड हो रहा है तो नीचे भी 9 आएगा, यहाँ 11 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ भी 11 आएगा। सिंपल, 9 वाले में 11 आता है, यहाँ पे 11 वाले में 9 आता है। चीजें एक दिन में अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो एक दिन में नहीं याद होता है, धीरे धीरे याद हो जाएगा। लेकिन मैंने कोशिश की है कि तुम्हें बता पाऊं, समझ में आ रहा है? बाकी ये चार्ट तुम पूरा पढ़ोगे। कुछ वैल्यूज कैसे होती है अगर मैं तुम्हें सिखाऊं ना, जैसे यहां पे क्या होता है, जैसे अगर तुम समझो 1/8 की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, कुछ वैल्यूज होती हैं डायरेक्ट आती है। जैसे 1/8 की वैल्यू मैंने क्या बताई थी 12, सॉरी 1/8 बोला ना मैंने। 1/8 की जो वैल्यू होती है 12 एंड 1/2% होती है। कोई दिक्कत है किसी को यहां तक? लेकिन मैं दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं पूछ रहा हूं 2/8 कितना होगा, 2/8। तो जब मैंने इस वाले वैल्यू में 2 का मल्टीप्लाई करा तो उधर भी 2 से करना पड़ेगा। तो यहां वैल्यू क्या आ जाएगी 24। 12 2 जा 24, 2 1 जा 2, यहां भी 2 से करूंगा तो ये वैल्यू 1 आती है, तो कितना आ जाएगा 25%। 25 भी कैसे, इसको भी चेक करो, 1/4 आता है। समझ में आ रहा है? 1/4 की वैल्यू 25 तो होती है। अगर मैं पूछूं 3/8 का बता दो, तो 3/8 के लिए क्या करोगे 3 अगर मैंने इस वाले वैल्यू में 3 का मल्टीप्लाई करके 3/8 निकाला, वैसे इधर भी 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा 12 3 जा 36, है ना। और किसके कर रहा हूं 3/2, तो 3/2। अभी ये देखो कटेगा 2 से, तो ये बन जाएगा कितना 37 एंड 1/2। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये जो 37 एंड 1/2 है ना, वो हर जगह तुम्हें क्वेश्चन में डायरेक्ट मिलेगा। तो हमें याद रखना चाहिए थोड़ा कि 3/8 की वैल्यू कितनी होती है 37 एंड 1/2% होती है। बाकी ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, इसको देखना। बाकी जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो बताते चलूंगा, ठीक है? क्लियर है? क्या चीज? देखो बताता हूं, देखो कहां गया, इस पेज पे आ जाते हैं। इसमें डाउट होगा बहुत लोगों को। देखो क्या लिखा था हमारा 1/8 की जो वैल्यू होती है 12 एंड 1/2% होती है। मैंने 3/8 पूछा, ठीक है, मतलब मैंने इधर वाले वैल्यू में 3 का मल्टीप्लाई करा, इधर 3 का करा, ठीक है। तो जैसे 3 का मल्टीप्लाई 3 इंटू 1/8 करा तो मुझे वैल्यू ये मिल गई। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक किसी को? जब मैंने इधर 3 का मल्टीप्लाई करा तो इधर भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। अब समझो ये लिखा है 12 एंड 1/2, इसमें मुझे मल्टीप्लाई करना है 3 का, हाँ कि ना। आप देखो ऐसे समझो कि 12 प्लस 1/2 ही तो पढ़ते हैं इसको, मिक्स फ्रैक्शन ऐसे ही होता है ना, ठीक है। जैसे इसको सॉल्व करोगे 12 2 जा 24 और 1 5 25/2, वैसे इसको भी सॉल्व करो तो वही चीज है। अब 3 का जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। 12 3 जा 36, और यहाँ पे क्या हो गया 3/2। समझ में आ रहा है सबको? अब देखो ये 36 तो ऑलरेडी है ही, लेकिन क्या तुम्हें नहीं पता है कि इस 3/2 में भी 2 का डिवाइड 1 टाइम जाएगा। 2 का डिवाइड अभी 1 टाइम जाएगा तो 1 मुझे पूरा मिलेगा, 1 मुझे, तो ये +1 हो गया, फिर +1/2। समझ में आ रहा है 3/2 को मैंने कैसे लिखा 1 + 1/2। तो ये वैल्यू कितनी बन चुकी है 37 एंड 1/2 ऐसे। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर ज्यादा लोड लग रहा है तो छोड़ सकते हो फिलहाल के लिए, जरूरी नहीं कि एक ही बार में सब कुछ आ जाए। धीरे धीरे क्लास करते जाओगे तो आगे चीजें समझ में आएंगी। चले आगे बढ़े। अब देखो कुछ बेसिक क्वेश्चन से करेंगे, ऐसा नहीं है कि ये सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे, लेकिन इनके बिना तुम क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए कुछ बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही कि जरूरी नहीं कि पेन कॉपी ही उठाना पड़े सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैं बता रहा हूं कैसे करते हैं। देखो
अब पूछ रहा व्हाट इज 25% ऑफ 240। तो सबसे बेसिक तरीका जो होगा तुम्हारा सॉल्व करने का, तुम लिखोगे 25% ना, तो मैंने क्या बताया, जब भी परसेंटेज इसके बगल में होता है वो नीचे आ जाता है, ऑफ का मतलब इनटू होता है, यहाँ होता है 240, हाँ कि ना। अगर 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 होता है, जिसको नहीं याद है एक टेबल कम से कम याद कर लो, 25 4 जा 100 होता है, बस समझ में आया। आगे देखो, तो ये 1/4 बन चुका है, ये 4 से अभी इसको भी डिवाइड करूंगा तो कितना होगा, 4 6 जा 24 और ये कितना आ जाएगा 60। अब यहाँ ये कर लिया। एक और तरीका क्या हो सकता है, अभी मैंने तुम्हें पढ़ा क्या, 25% का जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है 1/4, याद करो कॉपी पे लिखा होगा तो 25% की जगह मैं 1/4 लिख रहा हूँ, ऑफ की जगह ये लिख रहा हूँ 240 लिख रहा हूँ, तो यहाँ से जब डिवाइड करूंगा तो वैल्यू इतनी आ जाएगी। मतलब मैंने क्या करा, अगर मैंने डायरेक्टली 1/4 लिखा तो मैं इस कैलकुलेशन से बच गया। समझ में आ रहा है, नहीं याद रहेगा तो तुम ऐसे करोगे, आंसर तो आ ही जाना है। और भी सोचो, ये 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब किसी भी चीज का चौथा पार्ट है ना, 25% का मतलब यही होता है। अगर ऐसे भी करूँ 240 को मैं डायरेक्टली 4 से डिवाइड कर दूं तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए 60। ये तो नॉर्मल चीजें हैं, डेली लाइफ की चीजें हैं। जैसे तुम कुछ भी लेके आए, कुछ एप्पल लेके आए हो, है ना, मैंने बोला कि उसका 25% मुझे दे दो, तो 25% मतलब क्या, उसका चौथा पार्ट मुझे 4 पार्ट में डिवाइड करोगे, एक पार्ट मुझे दे दोगे। तो इस वैल्यू का उसने 25% पूछा तो उसका 4th पार्ट करना था, बस ठीक है। देखो आगे, अब पूछ रहा है स्टूडेंट स्कोर 360 मार्क्स आउट ऑफ 600, व्हाट इज हिज परसेंटेज। अब ये तो तुम बचपन से करते आए हो, तुम्हारे स्कूल में सोचो कि जो तुम्हारा टोटल पेपर हो रहा था 600 का है और तुम गेन का कितना किया हो 360, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लिखोगे सिंपल 360 आउट ऑफ, जो वैल्यू हमेशा नीचे आती है ना, नीचे हमेशा टोटल वैल्यू ही आती है, तो टोटल वैल्यू है 600, इसको तुम करोगे 100 से मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 से करोगे तो क्या आएगा 60%। समझ में आ रहा है। देखो इन क्वेश्चन से क्या होगा, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि कैसी चीजें होती हैं, क्योंकि मैं डायरेक्टली इन सारों को अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में लेके आऊं तुम समझ नहीं पाओगे। देखो क्या लिखा है, एक्सप्रेस 3/8 एज द परसेंटेज, अभी सिखा के आया हूं, अभी तो निकाला ही था मैंने 3/8 को, 3/8 इंटू 100 कर लो, ऐसे भी कर लो तो 300/8 आएगा। जब भी इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलना चाहिए 37.5। इसको याद करो अभी के अभी की 3/8 की जो वैल्यू होती है 37.5% होती है। आगे बढ़े, देखो 15% ऑफ 480। अब देखो ये क्यों दिया है मैंने, एक तो नॉर्मल तरीका है कि तुम 15% ऑफ 480 कैसे निकालोगे, 15 लिखोगे, परसेंटेज तो नीचे लगाओगे, ऑफ है तो इंटू लगाओगे और यहाँ 480 लिख के इसको सॉल्व करोगे, तो 0 0 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से करोगे तो 24, 24 3 जा कितना होता है 72। एक तो ये तरीका हो गया, बढ़िया। अभी तुम्हें पता है कि अब सोचो 5% की वैल्यू सब लोग बताओ मुझे, 5% की वैल्यू कितनी होती है 1/20। क्या होती है, नहीं पता है तो खुद से घर पे भी पढ़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो तो बोलो खुद से, बोलने से ही याद होगा। 5% की वैल्यू 1/20। अगर मैं इसको डबल कर रहा हूं, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये हो जाएगा 10%। जब इधर 2 का मल्टीप्लाई किया तो इधर भी क्या करना पड़ेगा 2 का मल्टीप्लाई, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2/20। 2/20 मीन्स 1/10। अभी सोचो मैं 3 का मल्टीप्लाई करना चाहता हूं इसमें, तो क्या लिखूंगा 15% की वैल्यू कितनी होगी 3/20। समझ पा रहे हो। अगर मैं 25% की वैल्यू पूछूं तो 5/20, हाँ कि ना, ये आता है 1/4। अब सोचो मैं 35% की वैल्यू पूछना चाहूं तो 35 7 5 जा 35 होता है ना, तो क्या लिखोगे 7/20। समझ में आ रहा है। अगर 45% की वैल्यू पूछूं तो क्या लिखोगे 9/20। मतलब इसी 5% से ही हम मल्टीप्लाई करके ये सारी वैल्यूज को निकाल लेते हैं। तो 15% भी अगर तुम डायरेक्टली याद रखना चाहो तो 15% क्या होता है 3/20। कर सकते हो, डायरेक्ट नहीं कर सकते हो कि 5 3 जा 15 होता है, 5% की वैल्यू 1/20 होती है, तो 15% की कितनी हो गई 3/20 इंटू क्या करोगे 480, फिर यहाँ से 0 0 कट करोगे, 2 से करोगे 24, यहाँ से आ जाएगा 72। समझ में आ रहा है। एक और चीज समझो, चलो अच्छा ज्यादा समझोगे दिक्कत हो जाएगा। अब देखो ये कैसे करना है, 75% तो कर ही लोगे ना, क्या बताऊं इसमें, छोड़ दो आगे बढ़ो। 80% ऑफ 250 ये भी कर लेना। देखो अगर 80% मैं तुम्हें ये सिखाने के लिए लेके आया, 80% लिखेंगे, जैसे 20% का फ्रैक्शन क्या होता था 1/5, 1/5। 40% का फ्रैक्शन क्या होता है 2/5। 60% का फ्रैक्शन क्या होगा 3/5। समझ में आ रहा है। 80% का फ्रैक्शन क्या होगा 4/5, हाँ कि ना। तो इसी से ही चीजें बढ़ती हैं आगे। अगर तुम्हें 80% है तो डायरेक्टली मैं 4/5 लिख सकता हूँ इसको, ये 4/5 इंटू 250, हाँ कि ना। 5 से डिवाइड करोगे 5 5 ऐसे करके तो कितना आ जाएगा हमारा 200। ठीक है यहाँ तक
बेसिक क्वेश्चंस हो गए, अब कुछ आगे करते हैं। 5%, अच्छा ये क्यों लेके आया हूं मैं, क्या बताने के लिए लेके आया हूं, जैसे समझो जब भी तुमसे कोई परसेंटेज पूछे ना, तब तुम पेन कॉपी लेके तो बैठोगे नहीं, सॉल्व करना है तो कुछ तो मन में कैलकुलेशन करोगे ना परसेंटेज निकालने के लिए। तो क्या होता है, जब भी कोई तुम्हारे पास वैल्यू, जैसे ये 2000 रुपीज है, इसका मैं 10% पूछूंगा, 10% पूछूंगा, निकाल के दिखाऊं मैं, 10% ऑफ 2000 ना, एक 2 जीरो से 2 जीरो कटा, कितना आ रहा है 200 रुपीज, ध्यान से समझो। तो 200 रुपीज आए तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर मुझे 10% निकालना है, मुझे 10% निकालना है, तो बस सिंपल उसको 10 से डिवाइड कर दो तो 10% मिल जाएगा। इसको जब 10 से डिवाइड करूंगा या फिर एक जीरो इसका कट करूंगा तो 10% वैल्यू कितनी आती है 200। 10% निकालना इजी होता है। जैसे मैं तुमसे पूछूं 480 का, तुम मुझे 10% बता दो, तो डायरेक्टली तुम क्या करोगे, इसको 10 से डिवाइड करना है, समझ में आ रहा है। 10 से डिवाइड करोगे तो एक जीरो कट जाएगा, तो 48 आ गया, समझ में आ रहा है। जैसे मैं पूछूं 68920 का 10% बता दो मुझे, बस 10% ही बताना है, तो तुम्हें क्या करना है 10 से डिवाइड करना है, वैल्यू कितनी आएगी 6892। अगर मान लो 6892 का मैं 10% पूछूं तो सर इसमें तो 10 से डिवाइड हो नहीं रहा है, तो 10 से डिवाइड नहीं हो रहा तो पॉइंट में तो जाएगा ना, पॉइंट में जाएगा तो इसका 10% कितना होगा 689.2, समझ में आया। तो 10% मन में ही निकाल लेते हैं हम। जैसे अगर इसका 10% निकाला मैंने तो कितना आ गया 200, तो तुम्हें निकालना कितना है 5%। जब तुम्हें पता है कि 10% की वैल्यू इतनी है तो 5% की कितनी होगी, 2 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो 100 हो गया। समझ पाए यहां तक। अभी तो ये बताया था 2/5 की वैल्यू। अब देखो 1/5 की वैल्यू कितनी होती है, 1/5 की वैल्यू 1/5 की वैल्यू कितनी होती है 20%, तो 2/5 की वैल्यू कितनी होगी 40%। अब देखो 1/9 का मैंने सिखाया था, 1/9 का क्या हो जाएगा 11.11% पॉइंट में। अब देखो क्या लिखा हुआ है, एज सैलरी इंक्रीजेस फ्रॉम 12,000 टू 15,000, मतलब जो ए की सैलरी है ना, पहले कितनी थी 12,000 थी, अभी कितनी हो चुकी है 15,000। परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है, मतलब किसी की सैलरी पहले कितनी थी 12,000, अभी इतनी हो चुकी है, कितने का इंक्रीज हो रहा है 3,000 का, है ना। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ये तो वैल्यू आ गई ना, वो 3,000 पूछता तो डायरेक्ट आंसर बताते, लेकिन वो वैल्यू जानना चाहता है, वैल्यू जानना चाहता है, मतलब 3,000 का जो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज जो भी होती है चीजें, वो किस चीज पे हुआ, उस पे नीचे वैल्यू क्या आएगी नीचे। मतलब ये जो 3,000 हुआ है इंक्रीज हुआ है ना, किस चीज पे, क्या वो 12,000 पे हुआ है या 15 पे, 15 पे तो नहीं हुआ है, 15 तो बाद में आया है, हुआ किस पे 12,000 पे, तो नीचे जो वैल्यू आती है वो पहले वाली वैल्यू आएगी, मतलब जिस चीज पे चेंज हुआ हो। और यहाँ पे 100 करेंगे, 0 1 2 3 1 2 3 1/4, 1/4 की वैल्यू कितनी होती है 25%। समझ में आ रहा है यहाँ तक सबको। देखो आगे, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन डिक्रीजेस फ्रॉम दिस टू दिस। अब देखो पॉपुलेशन पूछ रहा है कि टाउन का डिक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, सबसे पहले देखो टोटल डिक्रीज अगर तुम निकालोगे तो कितना आ रहा है 2500, सही है, इतना ही डिक्रीज हो रहा है। पहले 50,000 था, अभी 47,500 हो चुका है, तो 2500 का डिक्रीज हो रहा है। किस पे हो रहा है, कितने पे हो रहा है, क्या इस पे हो रहा है क्या, नहीं इस पे थोड़ी हो रहा है, इस पे हो रहा है, इस पे। तो टोटल वैल्यू कितनी है यहाँ पे 50,000, और इंटू करेंगे 100, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से और कट गया, वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 5%। समझ में आ रहा है यहाँ तक सबको, बढ़िया। देखो आगे, अब देखो लिखा हुआ है कि जो ए की सैलरी है ना, क्वेश्चन खुद से पढ़ो खुद से समझो, मेरा तो काम है क्वेश्चन बताना। वीडियो देख रहे हो पॉज करो, खुद से पहले ट्राई करो, फिर मेरा सोल्यूशन देखो। वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होगा, मैथ्स को सॉल्व करना होता है, मैथ्स को सीखना होता है, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ बस। समझ में आ रहा है। देखो लिखा हुआ है एज सैलरी इज 25% मोर देन बी, तो सबसे पहले तुम्हारा काम है ए लिखो यहाँ पे, उसके बाद लिख लो यहाँ पे बी। एज सैलरी इज 25% मोर देन बी, मोर देन बी, मोर देन बी मतलब बी से ज्यादा, बी से ज्यादा। अगर मैं बी की सैलरी को 100 ले लेता हूं तो इसकी सैलरी कितनी ज्यादा है 25% ज्यादा है। तुम्हें बताया था मैंने 100 का 25% वैल्यू कितनी है 25, तो इसकी वैल्यू कितनी है 125 है। समझ में आया। आगे बोल रहा है बाई व्हाट परसेंट इज बी इज लेस देन ए, बी कितना कम है ए से, बी कितना कम दिख रहा है तुम्हें। अब देखो बी कितना कम है 25 कम है, लेस देन ना, देखो लेस देन ए, लेस देन ए मतलब जो कंपैरिजन करेंगे, जो हम परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे वो ए के अकॉर्डिंग निकालना है, क्योंकि यहाँ लिखा है लेस देन ए, कितना कम है 25, 25 लेस देन है किससे ए से, इसलिए यहाँ ए की वैल्यू लिखी जाएगी। समझ में आ रहा है। और 25 बन जाए 25, 25 5 जा 125, 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा 20%। समझ में आ रहा है। अगर देखो ये जो मैंने 100 और 125 लिखा ना,
अब तुम्हें आगे से क्या करना है, जैसे मैंने तुम्हें अभी सिखा के आया हूं 25% ना, तो जो 25% की वैल्यू होती है, 25% की वैल्यू होती है 1/4। बढ़िया। तो फ्रैक्शन को पढ़ते कैसे, अगर मैं फ्रैक्शन को तुम्हें पढ़ना सिखाऊं, तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना फ्रैक्शन में, जैसे 1/4 लिखा हुआ है, तो जो 4 है हमारा, जो 4 है हमारा, ये ओवरऑल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ओवरऑल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और ये ऊपर वाली वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज या फिर जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला हो, ऊपर वाली वैल्यू उसको रिप्रेजेंट करती है। ये फ्रैक्शन पढ़ने का तरीका होता है। समझ में आ रहा है? तो क्या बोल रहा है, एज सैलरी इज 25% मोर देन बी। मोर देन बी ना, तो जो मैंने 25% की जगह 1/4 लिखा है, मोर देन बी, मतलब ये जो 4 रिप्रेजेंट कर रहा है ना, जो 4 है, 4 बी के लिए आया है। समझ में आ रहा है? मतलब जो बाद वाला स्टेटमेंट होता है वो नीचे वाली चीज के लिए आता है। तो यहाँ मैं लिखूंगा ये ए, यहाँ लिखूंगा बी, तो ये जो वैल्यू आई है ना, ये जो वैल्यू 4 यहाँ आ जाएगी, मोर देन, है ना। तो ये 1 जो है 1 ये 1 का एडिशन होगा यहाँ पे, और वैल्यू बन जाएगी 5। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से भी तुम निकालते कितने की कमी है, 1 की कमी कितने पे, 5 पे, तो 100 पे कितने की होगी। समझ में आ रहा है यहाँ तक? आगे बढ़े। ये तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे, है ना। अब इसको तुम लोग लिखो, ये तुम्हें कमेंट करना है नीचे क्या लिखा हुआ है। अच्छा बताओ, नहीं बताऊं, सेम ही लग रहा है। इसको तुम्हें नीचे कमेंट करना है या फिर SW में लिखो। समझ में आ रहा है? कमेंट करोगे तुम खुद से। अगर तुम एक लोग भी वीडियो देख रहे हो, सिंगल पर्सन भी, अगर तुम मेरे भरोसे बैठोगे सर वीडियो लेके आएंगे यूट्यूब पे, मैं उससे पढ़ूंगा, तो तुम करो खुद से। ऐसे सोचो कि मैंने तुम्हें होमवर्क दिया, तुम्हें सॉल्व करना है, खुद से ट्राई करो। समझ में आ रहा है? वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दूंगा, सबके आंसर आने चाहिए। ये क्या लिखा है? अब देखो 20% ऑफ 600 लिखा हुआ है ना। अभी तो सीख गए हो, बेसिक मेथड से कर लोगे तुम। 20 लिखोगे यहाँ पे, यहाँ 100 लिखोगे, यहाँ इंटू लगाओगे, यहाँ 600 लगाओगे, सॉल्व करोगे। यहाँ क्या करोगे, 15 लिखोगे, यहाँ 100 लिखोगे, यहाँ 800। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? अब मेरे तरीके से चलो। मैंने कैसे बताया था, अगर तुम्हें लाइक 10% निकालना था तो क्या करते थे? 10% निकालने के लिए क्या करते हो? 10 से डिवाइड। याद है? अगर इसका मैं 10% पूछूं, 600 का 10% कितना होगा? 60। 600 का 10% कितना होगा? 60। पूछ कितना रहा है? 20%। तो कितना हो जाएगा? 120 लिख दूं यहाँ पे डायरेक्ट। जैसा लिख देता हूँ, 10% जो वैल्यू 60 है, तो 20% वैल्यू कितनी होगी? कोई दिक्कत किसी को? 800 लिखा हुआ है, 800 में का 15 निकालना है मुझे। या तो 3/20 करके निकाल लो, अभी बता दे 15% की वैल्यू, हाँ कि ना। या फिर ऐसे निकालोगे जैसे मेरे तरीके से निकालो। इसका 10% बताओ पहले। 10% पूछा रहा हूं इसका, तो आ जाएगा 10% जो इसकी वैल्यू आ रही है 80 आ रही है। लेकिन तुम्हें तो 15 चाहिए, मतलब 5% और चाहिए, मतलब इसका आधा करोगे, यहाँ से 5% और करो तो कितना आ जाएगा? 40। तो यहाँ से ऐड करोगे दोनों को तो कितना मिलेगा? 15% की वैल्यू कितनी हो गई? 120। तो इसकी भी वैल्यू 120 आ रही है, इसकी भी वैल्यू, दोनों में क्या करना है? डिफरेंस। डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा? 0। समझ में आ रहा है? देखो आगे बोला, अ मैन स्पेंड 25% ऑफ हिज सैलरी ऑन द रेंट। मतलब उसकी सैलरी, मान लो मैं ही कमा रहा हूं ना, तो जो भी मैं पैसे कमाता हूं उसकी जो वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए? 100% आएगी। जो भी मैं पैसे कमा रहा हूं वो कितना आएगा? 100% आएगा हमेशा। तो बोल रहा है कि मैन स्पेंड 25% ऑफ हिज सैलरी, तो जो सैलरी हमेशा मेरे जेब में आएगी वो 100% आएगी। उसमें से मैं 25% स्पेंड कर दे रहा हूं, मतलब ये मेरा एक्सपेंडिचर है, हाँ कि ना। जानना क्या चाहता है वो? ऑन हिज रेंट, मतलब रेंट पे है ये 5000। तो सिंपल सा यहाँ तो कुछ तो दिया है, 25% की तो वैल्यू गिवन है। 25% की वैल्यू कितनी है? 5000। क्वेश्चन ने बोला कि 25% वो सैलरी रेंट पे दे देता है, परसेंटेज में वैल्यू 25% है, इसमें कितना है? 5000। तो तुम्हें पूछा क्या है? सैलरी। सैलरी मतलब कि तुम्हें क्या चाहिए? 100% की वैल्यू। तो यहाँ से अगर इसको 100 बनाना चाहो तो इधर दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये कितना बन जाएगा? 100%। इधर कितना बन जाएगा? 5 4 जा 20 और 3 0 और लगा दो। अब कुछ लोग समझ नहीं पाएंगे ये क्या कर दिया सर, तो तुम ऐसे समझोगे 25% की जो वैल्यू है, 25% की वैल्यू 5000 है। यहाँ से तुम 1% की निकालो, 1% की निकालोगे तो क्या आएगा? 5000 डिवाइडेड बाई 25। लेकिन तुम्हें कितने की चाहिए? 100 की, हाँ कि ना। 100 की सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 25 4 जा, देखो 4 से ही आ रहा है ना मल्टीपल। तो मुझे यही दिख गया था कि अगर मैं 25 में 4 का मल्टीपल करूँ तो 100 बन जाएगा। तो मैंने ऐसे करा, तुम ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ। बेसिक क्वेश्चन बहुत कर लिया, आप नहीं कराऊंगा। अच्छा, इसका 1% पूछ रहा है। 10% निकालना होता था तो 10 से डिवाइड करते थे। 100% निकालना है, मतलब 1% निकालना है, 1%, तो 2 0 कट जाएगा। इसका 2 0 कट होगा तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो यही पूछा 0.5%, 1% निकालना है तो 2 0 कट करोगे। जैसे ही किसी भी चीज का तुम्हें 1% निकालना हो, है ना। इसका मुझे
अगर मुझे 10% पूछता तो मैं एक जीरो कट कर देता, ये 10% हो गया। 1% चाहिए तो 2 जीरो कट कर दिया, ये 1% की वैल्यू है। लेकिन वो जानना क्या चाहता है, 0.5%, तो इसका भी आधा करोगे तो कितना आएगा, 100। देखो बहुत कर लिया, अब आगे आते हैं। अच्छा आ जाओ, कुछ क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे, है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 17% एंड 50% मोर देन द थर्ड नंबर। साथ साथ में करते चलो, ये पहली वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू हो गई, ये तीसरी वैल्यू हो गई, 3 नंबर्स हैं हमारे पास। बोल क्या रहा है कि टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली, है ना, 17% एंड द 50% मोर देन द थर्ड नंबर, मोर देन द थर्ड नंबर। तो मुझे कोई वैल्यू पता नहीं, मैं थर्ड नंबर को 100 ले रहा हूँ, समझ में आ रहा है। तो क्या बोल रहा है कि पहले वाला 17 है, दूसरे वाला क्या है 50%। तो अगर पहले वाले को मैं क्या करूं, 17% इंक्रीज कर दूं, हाँ ना, तो कितना आ जाएगा, 117 हो जाएगा। किसी को दिक्कत है नहीं, क्योंकि मोर बोला है। और जो दूसरी वाली वैल्यू कितनी है, 50% है, 50%। इसको अगर मैं 50% करूंगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 150। जानना क्या चाहता है वो, द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स, मतलब इनका और इनका रेशियो चाहिए। रेशियो मतलब इनको हमें छोटा करना पड़ेगा। छोटा कैसे होगा बताओ। अब चेक करो ये नंबर किससे कटेंगे, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल पता है कि सबको ऐड करते हैं। जैसे 7, 8, 9, इसका सम 9 आ रहा है, इट मींस कि ये 3 से डिवाइड होगा। इसका भी सम 5, 1, 6, तो ये भी 3 से डिवाइड होगा। जब इसको 3 से डिवाइड करूंगा क्या क्या आएगा, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, इसको करूंगा 3 5 जा 15, 39 और 50। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है। समझ में आ रहा है यहाँ तक। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में, एफकेट वगैरह में। देखो सिंपल क्वेश्चन है ये भी। क्या है, मैं देखो थोड़ा फास्ट ही पढ़ा रहा हूँ, अगर तुम्हें फास्ट लग रहा हो आराम से करो, वीडियो पॉज करो, एक क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो। समझ में आ रहा है तो मैं तो करा ही रहा हूँ। तुम्हें अगर देख रहा है तो वीडियो पॉज करो, खुद से समझो पहले क्या है, दोबारा देखो, पीछे करो, है ना। लेकिन यहाँ समझो तो क्या हो रहा है, 60% ऑफ द स्टूडेंट्स इन द स्कूल आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स आर इतना। अब सुनो ध्यान से, जो स्कूल में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो तो हमेशा 100% होंगे, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। उसमें से कुछ बॉयज होंगे हमारे और कुछ गर्ल्स होंगी। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 60% ऑफ द स्टूडेंट्स इन स्कूल आर बॉयज। तो 60% अगर बॉयज हो चुके हैं तो गर्ल्स कितनी होनी चाहिए, 40% होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 972। नंबर ऑफ गर्ल्स दिया हुआ है, मेरे अकॉर्डिंग परसेंटेज कितना आया, 40%। इसी 40% की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 972। यहां से जब 1% की निकालोगे तो क्या आ रही है, हमें निकालना क्या, हाउ मेनी बॉयज आर देयर। तो यहां से मैं 10% की निकाल लूं, चलो अच्छा 1% की निकालोगे तो क्या आएगा, 972 डिवाइडेड बाई 40। तुम्हें चाहिए कितने की वैल्यू, तुम्हें चाहिए बॉयज, मतलब 60% की वैल्यू चाहिए। तो 60% की जब निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 972 और 40 और इंटू क्या करोगे 60, सही है। 20 से डिवाइड करो, 22 जा 40, 23 जा 60, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, मल्टीप्लाई कर लो, 3 6 जा 18, कैरी 1, 8 3 जा 24, 1 25, कैरी 2, 4 3 जा 12, 13 14 है ऑप्शन 4, 1458। ये हमारी वैल्यू होगी, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, देखो अब कुछ क्वेश्चंस आ गए हमारे पास अच्छे। सबसे पहले तुम सोचो कि क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है 16 एंड 2/3%। 16 एंड 2/3% की वैल्यू कितनी होती है, 16 एंड 2/3% की वैल्यू कितनी होती है, पता है सबको, नहीं पता तो कॉपी चेक करो। 16 एंड 2/3% की जो वैल्यू थी वो थी 1/6। एक और याद करो, ये लिख देता हूँ, 16 एंड 2/3% की जो वैल्यू होती है 1/6 और 6 और 2/3% की जो वैल्यू होती है 1/15 होती है। बढ़िया यहाँ तक। अब देखो फ्रैक्शन पढ़ने का तरीका सीखो ध्यान से। 16 एंड 2/3% ऑफ अ नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ, ध्यान से समझना। तो इस वाले वैल्यू को मैं 1/6 लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत तो है ही नहीं किसी को। तो मैं लिख रहा हूँ 1/6, समझ रहे हो। तो जो भी नीचे वाली जो वैल्यू आती है, आराम से समझा रहा हूँ, समझो बस, ओवरऑल वैल्यू होती है, ओवरऑल वैल्यू होती है। ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो या तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन या तो कोई नंबर ही बोल देगा, इसको रिप्रेजेंट करता है। अब स्टेटमेंट पढ़ो, इफ 16 एंड 2/3% ऑफ अ नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ। तो इटसेल्फ मींस ओरिजिनल नंबर क्या है तुम्हारे पास, 6 है। तो मैं नंबर लिख लूं यहाँ पे, ओरिजिनल, जो ओरिजिनल नंबर है मेरा कितना है, 6 है। एडेड विथ इटसेल्फ, अगर तुम्हें मैं जानना चाहूँ, अगर ये लिखा हुआ जैसे यहाँ लिख के दिखाऊं
16 and 2/3% है ना, इसी की तो वैल्यू है। मतलब जब 6 ओवरऑल वैल्यू अपने आप में 6 है, ठीक है, इसका जब तुम 16 and 2/3% निकालते हो तो वो वैल्यू क्या आती है? 1। मतलब 6 का जब तुम 16 and 2/3% निकालते हो तो वैल्यू क्या आती है? 1। तो क्वेश्चन ने बोला है कि उतने परसेंट वैल्यू को ऐड करो। खुद से पढ़ो क्वेश्चन, समझो। तो इसी वैल्यू को क्या करना है, हमें ऐड करना है। जब 1 ऐड करूंगा तो नई वैल्यू क्या बनेगी? न्यू नंबर 7 बनेगी। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? पहले मेरी वैल्यू 6 थी, उसका मैंने 16 and 2/3% जो होता है 1 होता है, मैंने उसमें ऐड करा तो नई वैल्यू क्या बन चुकी है? 7। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? 4956। तो इसी जो 7 की वैल्यू मेरे अकॉर्डिंग ये 7 यूनिट है। क्या है ये? 7 यूनिट। इसी की वैल्यू 4956 है। सही है। तो यहाँ से 1 की निकाल लो तुम। मतलब 1 ऐसे समझो कि 7 केले का दाम इतना है। एक केले का कितने का होगा? तो 7 से डिवाइड करते हो। 4956 7 से करोगे तो क्या आएगा? 7 7 जा 7 0 7 8 जा। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन हमसे जानना क्या चाहता है? जानना क्या चाहता है पूछो? ओरिजिनल नंबर जानना चाहता है। ओरिजिनल नंबर की वैल्यू बताओ। 6। मतलब तुमने 1 की वैल्यू निकाल ली है, अब तुम्हें किसकी निकालनी है? 6 की। तो सिंपल तुम इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है? 6 8 जा कितना आ रहा है? ऑप्शन 4248। तो हमारा कितना आ जाएगा? 4248। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को इसमें? क्या? हाँ, जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, ओवरऑल वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करती है। ऊपर एडिशन सब्ट्रैक्शन, जैसे मैं बोलूं आई हैव 1/6 ऑफ द एप्पल्स, 1/6 ऑफ द एप्पल्स, मतलब टोटल एप्पल 6 है, उसमें से एक एप्पल मेरे पास है बस। लेकिन मैं ऐसा बोलूं कि आई हैव मोर देन 1/6 ऑफ द एप्पल, है ना, तो 6 तुम्हारे पास है लेकिन मेरे पास 1 मोर है। ऐसे ही बोलो कि आई हैव 1/6 एप्पल लेस देन यू, तो 6 तुम्हारे पास है, एक कम मेरे पास है, तो 5 मेरे पास है। क्लियर है यहां तक? अब देखो इसमें क्या बोल रहा है। अब देखो फिर आ गया 6 and 2/3%। बस तुम अगर मेरे साथ साथ करते भी चलते हो ना, आधी चीजें तुम्हें याद हो जाएंगी। बस चीजों को बार बार हमें रिपीट करना होता है। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक बार लिखने से नहीं चीजें याद होती हैं। देखो 6 and 2/3% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ। ध्यान से समझो। तो जैसे ही 6 and 2/3% की वैल्यू होती है, वो होती है 1/15। अगर इटसेल्फ बोल रहा है तो यही इटसेल्फ है, यही इटसेल्फ है। इसका अगर ये हमारा पास वैल्यू थी 16 and 2/3%, है ना, क्वेश्चन बोल रहा है, सॉरी 6 है ना, 6 and 2/3% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ। मतलब कि क्या? जो ओरिजिनल नंबर 15 है, इसका तुम 16 and 2/3% जो वैल्यू है वो 1 होती है, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, उसको सब्ट्रैक्ट करो। अगर मैं ओरिजिनल नंबर लिखूं, यहाँ पे ओरिजिनल नंबर लिखूं, तो ओरिजिनल नंबर मेरा 15 है, उसमें से मुझे -1 करना है, तो जो न्यू नंबर बनेगा, न्यू नंबर बनेगा वो बन जाएगा 14। किसी को कोई दिक्कत है, कोई आपत्ति यहाँ तक तो बताओ मुझे। बढ़िया चल रहा है सब कुछ? मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू पहले 15 थी, अभी 14 बन चुकी है, ठीक है अभी। लेकिन उसकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बन जा रहा है? वो 5670। तो जो 14 यूनिट की जो वैल्यू होगी ना, 14 यूनिट की वैल्यू 5670 होगी। यहां से 1 यूनिट की निकालो, 14 से डिवाइड करोगे, 405। सही किया है? 1 यूनिट की वैल्यू 405 आ जाएगी। तुम्हें निकालना क्या है? ओरिजिनल नंबर चाहिए। ओरिजिनल नंबर मीन्स 15 की वैल्यू चाहिए, तो 15 से हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो 15 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 6075 आएगा, 6075। बस तुम आराम से करते चलो, चीजें आराम से समझ में आएंगी। बस समझो, अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो क्या चीज? 14 के ये न्यू नंबर लिखा मैंने, ये है न्यू नंबर और ये है मेरा ओरिजिनल नंबर। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? 15 की वैल्यू इतनी हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या लिखा है, 11/9% ऑफ नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ। ये क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, ये तुम्हें होमवर्क में करना है। ये इसका जवाब तुम कमेंट में दोगे। कमेंट में कैसे दोगे? इसका लिखो HW में। कमेंट में कैसे देना? नंबर तो पता नहीं है, ये टाइमिंग देख लेना कि कितने टाइम पे ये वीडियो चल रही है। अगर तुम देख रहे हो तो, नहीं देख रहे हो तो कोई बात ही नहीं। जिस टाइमिंग पे इसका आंसर बताओगे। हिंट देके जाता हूँ कि क्या बोला है, 11/1/9% की वैल्यू कितनी होती है? 11/1/9% की जो वैल्यू होती है 1/9 होती है। बोल रहा है कि ऑफ अ नंबर एडेड विथ इटसेल्फ, मतलब जो ओरिजिनल नंबर 9 था उसमें 1 का एडिशन किया गया तो नया नंबर ये बन गया। उसी में से कुछ दिया होगा, खुद से सॉल्व करना, आंसर बताना। आगे बढ़े। अब देखो सक्सेसिव मेथड क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जहां भी पढ़ोगे, लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लो, है ना, प्रॉफिट लॉस पढ़ लो, हर जगह तुम्हें सक्सेसिव मेथड जरूर मिलेगा। तो क्या होता है सक्सेसिव मेथड? मतलब
मेरी सैलरी मान लो आज 100 रुपीज है, उसको 10% से इंक्रीज किया गया, फिर अगेन 10% इंक्रीज किया गया, फिर से 10% इंक्रीज किया गया, तो जो मेरी सैलरी है 10% 10% 10% बढ़ती जा रही है। मान लो अभी 100 है मेरी सैलरी, उसमें 10% का इंक्रीज किया गया तो 110 बन चुकी है, फिर 110 का फिर से 10% इंक्रीज किया गया, तो सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है। ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर आपकी सैलरी पहले 10% हुई थी, फिर 10% हो गई, फिर से 10% हो गई, तो ये नहीं बोल सकते तुम कि सर आपकी सैलरी 30% बढ़ चुकी है। क्या हम ये चीज बोल सकते हैं क्या? ये बोलना सही है? नहीं है, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो, अगर मैं 1000 से बात करूं तो मेरी सैलरी पहले 1000 रुपीज थी, इस पे मेरा 10% का इंक्रीज किया गया है। अगर मैंने 10% इस पे इंक्रीज किया, इसका 10% वैल्यू कितना होता है? 100। नई वैल्यू क्या बन चुकी है? 1100। फिर से अब इसके ऊपर मेरा 10% इंक्रीज हुआ है, इसके ऊपर 10% इंक्रीज हुआ है, इसका 10% निकालोगे तो क्या आएगा? 110। हाँ कि ना? फिर वैल्यू कितनी आएगी? 0 1 2 1। समझ रहे हो? फिर इसके ऊपर 10% का इंक्रीज हुआ, इसको बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीज। कोई दिक्कत है किसी को यहां तक? निकालने का तरीका क्या होता है इसका? दो तरीके होते हैं, देखो। पहला तरीका बात करूं कि अगर किसी भी चीज को पहले 10% इंक्रीज किया गया, ध्यान से समझना, फिर अगेन उसी चीज को 10% इंक्रीज किया गया, तो ओवरऑल इंक्रीज कैसे निकालेंगे? 10% की जो वैल्यू होती है 1/10 होती है, इस जो 10% की वैल्यू होती है 1/10 होती है। ध्यान से समझना, जो फ्रैक्शन अभी पढ़ा के आए हूं पीछे, जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो क्या है? ओरिजिनल वैल्यू है। ऊपर वाली वैल्यू को क्या यहाँ पे हो किया जा रहा है? इंक्रीज किया जा रहा है। तो जो वैल्यू पहले 10 थी, बाद में क्या बन चुकी है? 11। इस वाले को तो सेम चीज इसके साथ भी हो रहा है, जो पहले वैल्यू क्या थी? 10 थी, वो क्या बन चुकी है? 11। ओवरऑल चीजें क्या हो चुकी हैं? 100 से 121। समझ में आ रहा है? तो इंक्रीज के बाद जो पहले वैल्यू तुम्हारे पास 100 रुपीज थी, वो 121 बन चुकी है। कितने का इंक्रीज हो रहा है? 21 का। ये जो 21 का इंक्रीज हो रहा है किस पे हो रहा है? 121 पे कि 100 पे? 100 पे हो रहा है। तो 21 का इंक्रीज 100 पे हो रहा है, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे? फिर से 100 से मल्टीप्लाई करोगे। 100 से 100 करेगा तो ये 21% आ चुका है। एक तो ये तरीका होता है हमारे पास। क्लियर है यहां तक? अब देखो दूसरा चीज क्या होता है कि अगर हम ऐसे न करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, लाइक ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। समझ में आता है यहां तक? मतलब अगर किसी चीज को तुमने पहले a% इंक्रीज करा था, a% से इंक्रीज की गई चीज को बाद में अगेन उसी चीज को b% से इंक्रीज किया गया है ना? तो हम फॉर्मूला बना देते हैं कि वो होता है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। अब देखो वैल्यू वहां रख के चेक करो, जैसे पहले भी 10 किया गया था, दूसरे बार भी 10 किया जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे 10 रखूं, ठीक है, फिर से 10 रखूं, फिर यहाँ 10, 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। हाँ कि ना? ये वैल्यू कितनी हो गई? 20 प्लस 0 से 0 0 0 कटेगा, मतलब वैल्यू 1 आ रही है। ओवरऑल जो इंक्रीज आ चुका है कितने का आ चुका है? तो देखो यहां से भी 21% आ रहा है और यहां से भी 21% आ रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को यहां तक? अब देखो, अब क्या बताऊं, जैसे अब ध्यान से समझना, अगर मैं लिख रहा हूं कि पहले जैसे a% का इंक्रीज हुआ, ये मैंने इंक्रीज लिखा है, तो मैं बोल रहा हूं नोट्स बना रहा हूं तो सुनो कि ये इंक्रीज लिखा हुआ है। फिर मैंने बोला b% का अगेन इंक्रीज हो रहा है, तो जो फॉर्मूला हमारा बनेगा वो बनेगा a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ठीक है? अगर मैं बात करूं नहीं, पहली बार a% का इंक्रीज किया जा रहा है, पहली बार a% का इंक्रीज किया जा रहा है, दूसरी बार b% का डिक्रीज किया जा रहा है, दूसरी बार b% का डिक्रीज किया जा रहा है, तो जो हमारा फॉर्मूला बनेगा, अब देखो a तो इंक्रीज हो रहा है तो a पॉजिटिव है, लेकिन b नीचे जा रहा है, इसलिए b यहां पे क्या आएगा? माइनस। यहां मान लो फिलहाल के लिए प्लस ही है, और a यहां पे a का तो a ही है, लेकिन यहां b नीचे जा रहा है इसलिए माइनस लिखूंगा मैं। यहां क्या लिखूंगा? इंटू माइनस बी और डिवाइडेड बाई 100। तो इसको जब फिर से करोगे तो a माइनस बी माइनस ए बी बाई 100। समझ में आ रहा है? हो सकता है इसमें कुछ दिक्कत आ रहा हो तो मैं ऐसे समझाऊं। 10% पहले वैल्यू को इंक्रीज की गई पहले साल, दूसरे साल 10% वैल्यू को डिक्रीज की गई। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? तो वैल्यू कैसे निकलेगी? 10 माइनस 10 माइनस 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। समझ में आता है? तो ये 10 से 10 तो कट ही गया, 0 हो चुका है, यहाँ माइनस आ गया, 0 0 0, मतलब -1% का क्या हो रहा है यहाँ पे? ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है डिक्रीज को। कोई दिक्कत है किसी को? अगर पहली वाली चीज को डिक्रीज किया जाए, ऐसे आगे ही बढ़ते जाते हैं, मतलब अगर पहली वाली चीज को डिक्रीज किया जाता और दूसरे वाली चीज को इंक्रीज किया जाता तो क्या करते हैं हम? a माइनस ए है ना, माइनस ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। क्लियर है यहां तक? बाकी जब क्वेश्चंस करेंगे तो और चीजें समझ में आएंगी, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए इसमें।
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहला वाला ही फॉर्मूला है हमारा, उसी की बेसिस पे सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। देखो आगे, अब देखो क्या लिखा है। लिखा है श्रेया सैलरी इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%, व्हाट इज द चेंज इन द सैलरी। इसको करने का दो तरीका है, मैं यहां लिख के दिखाऊं। सबसे पहले 20% का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर अगेन 20% का क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो पहले मेथड से करो, फ्रैक्शन मेथड बोलते हैं उसको, है ना। इसकी वैल्यू क्या होती है 20% की, 1/5, तो इसकी वैल्यू 1/5 होती है। इसकी भी वैल्यू क्या होती है, 1/5। अब देखो समझने वाली चीज यहां ध्यान से समझना, यहां बोल रहा है इंक्रीज, मतलब जो वैल्यू पहले 5 थी, जो वैल्यू पहले 5 थी उस पर 1 का इंक्रीज करो, हाँ कि ना। तो वैल्यू कितनी बन चुकी है। अब यहां देखो इस वाले केस में क्या हो रहा है, जो वैल्यू पहले 5 थी, जो वैल्यू पहले 5 थी उस पर 1 का डिक्रीज करो, क्योंकि यहाँ डिक्रीज बोल रहे हैं ना। अब यहाँ ऐड नहीं करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ -1 होगा। तो जो वैल्यू पहले 5 थी अभी कितनी बन चुकी है, ओवरऑल की बात करूं तो 5 5 जा 25, 6 4 जा 24। तो जो वैल्यू वैल्यू पहले हमारे पास 25 थी वो कितनी हो चुकी है, 24। कितने का डिक्रीज हो रहा है, 1 का। 1 का डिक्रीज किस पे हो रहा है, 25 पे। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 1/25 और इंटू 100। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 से डिवाइड करोगे तो 4%। कोई दिक्कत है किसी को तो यहां तक बताओ मुझे। 4% इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, डिक्रीज आएगा। तुम्हें ऑलरेडी यहाँ दिख ही रहा है ना कि ये माइनस हो रहा है, तो यहाँ माइनस हम दिखाएगा थोड़ी, यहाँ तो खुद दिख रहा है कि जो वैल्यू पहले 25 थी वो 24 बन चुकी है। दिख रहा है कि नहीं, यहाँ दिखेगा। अभी फॉर्मूले से बताऊंगा तो वहां भी दिखेगा। देखो यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं फ्रैक्शन मेथड से। पहले बोला था 20% का इंक्रीज है तो 1/5, 5 से वैल्यू क्या हो गई 6। यहाँ पे बोल रहा 20% का डिक्रीज है तो 5 से वैल्यू क्या हो गई 4। 5 5 जा 24, 6 4 जा 24। जो वैल्यू 25 थी वो कितनी बन चुकी है, 24। कोई दिक्कत, परसेंटेज निकाला। फॉर्मूले से करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। अब देखो रखो, पहली वाली जो चीज है, अगर पहले कितना है, पहले है +20, है ना, पहले है +20, बाद में है -20, सही है। बस तुमको वैल्यू पुट करनी है। तो अगर +20, ए की जगह 20 रखता हूं, प्लस का 20, बी की जगह माइनस रखना पड़ेगा ना, बी की जगह क्या है माइनस, तो यहाँ क्या आएगा -20, और माइनस वाले में यहां भी माइनस आता है, 20 इंटू 20 और डिवाइडेड बाई 100। अब देखो ये +20 -20 कट गया कि नहीं कट गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, वैल्यू आ रही है -4। क्या आ रही है, -4। ये भी जो भी चीजें आती है परसेंटेज में ही आती हैं, ठीक है। तो माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है, डिक्रीज को। समझ में आ रहा है। तो यहां हमारा -4 पर मतलब 4% का क्या हो जाएगा, डिक्रीज। दोनों तरीके समझ में आ रहे हैं, बढ़िया, आगे बढ़े। चलो देखो, हाँ मतलब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कौन सा, सक्सेसिव ही बोलते हैं उसको, सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज। अभी तक एक तो सक्सेसिव इंक्रीज कब होगा, जब बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा। घटेगा कब, जब डिस्काउंट देते हैं, प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं, उसमें घटती है वैल्यू, तो सक्सेसिव डिक्रीज बोलते जाते हैं, हाँ कि ना। अब देखो यहाँ क्या लिखा, सोनू सैलरी वॉज डिक्रीज बाय 50% एंड सब्सिक्वेंटली इंक्रीज बाय 50%। अब देखो मैं सिंपल इसको डायरेक्ट करूंगा कि कैसे करना है तुम्हें। सबसे पहले क्या बोल रहा है वो बताओ, डिक्रीज ना, तो -50% हो रहा है, फिर +50%। ओवरऑल पूछ रहा है, यही है ना क्वेश्चन। अब देखो तो क्या करोगे, -50 +50 -50 इंटू 50 और डिवाइडेड बाई 100। तुम्हें पता है कि ये वैल्यू कट जाएगी, 2 0 से 2 0 कटेगा, -25। माइनस जो आ रहा है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये क्या करता है, डिक्रीज को, हाँ कि ना। तो डिक्रीज बाई, क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है। देखो जहां समझाने लायक मैं पहले समझा रहा हूं अच्छे से, लेकिन अब मैं समझा चुका हूं चीजों को, तो हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना, इतना तो समझ पा रहे होगे। अब देखो कैसे होगा, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज, देखो ये अलग टाइप के क्वेश्चन से कुछ आते हैं हमारे एग्जाम में, ध्यान से समझते चलो। द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 40%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया। सबसे अब जो इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हें जानने का, स्क्वायर क्या होता है। ये हमारा स्क्वायर जिसकी 4 साइड होती हैं, ये भी साइड ए होता है, ये भी ए, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर मैं तुमसे इसकी एरिया की बात करूं तो क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। अगर इसके पेरीमीटर की बात कर लूं तो क्या होता है, पेरीमीटर होता है 4 इंटू ए, क्योंकि देखो हमारे अभी एफकेट के एग्जाम में हमारा मेंसुरेशन भी ऐड हो चुका है ना। तो ये सारी चीजें भी हमारे पास आएंगी। और मैंने क्वेश्चन में एरिया पूछा है, एग्जामिनर तुमसे पेरीमीटर पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है ना, मैं तो तुम्हें सिखा रहा हूं, क्वेश्चन में तो कुछ भी आ सकता है। अब देखो क्या बोल रहा है कि तो यहाँ पे जो साइड है हमारा, उसको क्या किया जा रहा है, 40% इंक्रीज, मतलब जो भी साइड रही होगी, है ना। अगर मैं साइड की बात करूं,
तो जो पहले उसकी साइड थी, है ना, यहाँ पे जो बिफोर जो साइड को लिखूं और जो आफ्टर लिखूं, अब तुम बताओ 40% की वैल्यू कितनी होती है? 2/5 होती है। जैसे अभी नहीं याद हुआ तुम्हें तो ऐसे समझो 20% की जो वैल्यू होती है 1/5, तो 40% की वैल्यू कितनी होगी? 2/5। 60% की वैल्यू कितनी होगी? 3/5। समझ में आता है यहां तक? तो अभी क्या होगा, कैसे समझेंगे हम इस चीज को? जो 5 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको कर रहा है? 5 जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको कर रहा है? पहले वाली साइड को। द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 40%। तो जो पहले साइड थी कितनी थी? 5। इंक्रीज अब कितने का करना है? तो 2 का जब इंक्रीज करूंगा तो नई वाली साइड कितने की बन जाएगी? कोई दिक्कत है किसी को यहां तक? एरिया चाहिए मुझे। अगर मैं पहले वाले के अकॉर्डिंग एरिया निकालूं तो क्या होता है? 5 इंटू 5 कितना आएगा? 25। इसके अकॉर्डिंग एरिया निकालूं तो क्या होगा? 7 इंटू 7 कितना होगा? 49। कोई दिक्कत है किसी को यहां तक? कितना चेंज हुआ है? जो वैल्यू पहले 25 थी अभी बढ़ के 49 हो गई। ये कितने का इंक्रीज हो रहा है? प्लस 24 का हो रहा है। ये तो वैल्यू हुई, ये परसेंटेज मुझे निकालना है। तो प्लस 24 का जो इंक्रीज है कितने पे? 24 का जो इंक्रीज देखो हो रहा है वो 25 पे हो रहा है, ना कि 49 पे हो रहा है। तो नीचे क्या लिखेंगे? 25 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से परसेंटेज निकालने के लिए। 25 4 जा होता है 100 और इसको करोगे तो 96 आएगा। समझ पाए यहां तक? अब देखो पेरीमीटर पूछ रहा है ना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ध्यान से क्वेश्चन खुद से पढ़ो, मैं बता रहा हूँ बस। लिखा हुआ कि द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 10%। अब फटाफट करो तुरंत। 10% की जो वैल्यू होती है 1/10, मतलब जो उसकी पहले साइड थी कितनी थी? 10। जो पहले साइड थी उसकी 10 थी। अगर यहाँ मैं साइड लिखूं तो पहले जो उसकी साइड थी 10 थी, वो कितने का इंक्रीज किया जा रहा है? 1 का। तो बाद वाली साइड कितनी बन चुकी है? 11। अगर पेरीमीटर लिखूं यहाँ पे, पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, हाँ कि ना? तो इसका निकालोगे तो 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 40। यहां निकालोगे 4 इंटू 11 तो कितना हो जाएगा? 44। मतलब जो पेरीमीटर मेरा जो पहले आ रहा था 40, वो बढ़ के कितना हो चुका है? 44। कितने का इंक्रीज हो रहा है? +4 का। जो +4 का इंक्रीज हो रहा है कितने पे? 40 पे। +4 का जो इंक्रीज हो रहा है कितने पे? 40 पे। तो 100 पे कितने का होगा? 4 से 4 बन जा 4, यहाँ 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है मेरा? 10%। कोई दिक्कत तो नहीं है? कैलकुलेशन देख लेना खुद से। आगे बढ़े। देखो हमें फटाफट करना है, चीजें जल्दी कर पाए, क्योंकि हम चीजों को अच्छे से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा हम पढ़ पाए। तुम्हें दिक्कत हो रहा है वीडियो को पॉज करो, दोबारा देखो, तिबारा देखो, समझ पाओ। मैं समझा पूरा सब कुछ ही रहा हूं, ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ के चल रहा हूं। ठीक है। अब देखो यहाँ क्या आ गया, थोड़ा सा लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज। अब रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल भी सीख लो। ये होता है रेक्टेंगल हमारा, इसको बोलते हैं लेंथ, इसको बोलते हैं ब्रेथ। ठीक है। मतलब जितना ये साइड होती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज बाई कितना? 37 एंड 1/2% इन द ब्रेथ इज डिक्रीज बाई। ठीक है। अगर इसका एरिया की बात पहले पूछ लेता हूँ, एरिया क्या होता है इसका? L इंटू बी। इसका पेरीमीटर क्या होता है? देखो पेरीमीटर जब भी तुमसे कोई पूछे फॉर्मूला मत याद किया करो। पेरीमीटर का मतलब होता है सिंपल बाउंड्री, है ना, बाउंड्री या फिर सम ऑफ ऑल द साइड्स। अगर मैं यहाँ बाउंड्री की बात करूं तो ये बी है, ये बी है, ये एल है, ये एल है, तो कितना हो जाएगा? 2b + 2l, हाँ कि ना? और 2 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट में b + l, हाँ कि ना? तो ये सारी चीजें याद नहीं करनी होती, समझना होता है बस। अब देखो क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 37 1/2%। ध्यान से समझना, नहीं तो ऊपर से चला जाएगा। 37 एंड 1/2% का फ्रैक्शन मैंने 4 बार चिल्ला चिल्ला के बताया था क्या होता है। 37 1/2% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/8 की वैल्यू कितनी होती है? 12.5%, 12.5। 3/8 की वैल्यू कितनी होती है? 37.5। 37 एंड 1/2 किस दिन के लिए पढ़ाया था? इसी दिन के लिए पढ़ाया गया था कि 37 1/2 आएगा, तो यहां तुम क्या लिखोगे? समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है, मान लो इन द केस तुम्हें नहीं याद है, एग्जाम में कैसे करोगे फिर? तब तुम्हें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सिखा देता हूं। देखो फिर क्या करोगे, मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करने आता है। 37 इंटू 2 करोगे, 37 2 जा कितना हो गया? 74। और +1 ऐड करोगे तो कितना हो गया? 75 डिवाइडेड बाई 2। और ये जो परसेंटेज है नीचे आके डिवाइड होगा। समझ में आ रहा है? अब सॉल्व करो। 25 से करोगे तो क्या आएगा? 25 3 जा 25 4 जा। देखो 3/8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
अगर तुम याद करके नहीं जाते हो तो ये फालतू का चीज तुम कर रहे हो, जो कि एग्जाम में बैठ के हमें नहीं करना है। अब तुम सोचो एग्जाम में जो तुम ये बैठ के फालतू का कैलकुलेशन कर रहे हो, एग्जामिनर तुमसे देख रहा है क्या कि नहीं तुमने ये कैलकुलेशन किया था, तुम्हें 4 नंबर एक्स्ट्रा दे देता हूं, कोई मतलब है इस चीज का? लेकिन जो बंदा याद करके गया वो डायरेक्ट लिख के गया है। समझ में आ रहा है? तो जो चीजें बताई जा रही हैं उसको सीरियसली लो और चीजों को समझो, इतना कैलकुलेशन में ही फंस जाओगे तुम। तो वैल्यू हमारी कितनी आ रही है? 3/8। अब देखो 3/8 है ना, दूसरी वैल्यू क्या है? ये लेंथ था ना, ये हमारे लेंथ की बात हो रही है। दूसरा बोल रहा है ब्रेथ, ब्रेथ जो है मेरा वो डिक्रीज बाय 20%, 20% से चीजों को ये डिक्रीज, पहले वाली क्या थी? इंक्रीज की जा रही थी ना। अब देखो 20% का वैल्यू होता है 1/5, ये डिक्रीज है, ये इंक्रीज है। अगर मैं पहले लिखूं, इधर कैसे लिख लेता हूं, इधर लिख लेता हूं मैं लेंथ, LENGTH, लेंथ यहां लिख लेता हूं, ब्रेथ यहां लिख लेता हूं। चाहिए क्या हमें? देखो लेंथ की बात करो ध्यान से, बस इस वाली चीज सब कुछ भूल जाओ, 3/8 को समझो। अगर मैं फ्रैक्शन से समझने की कोशिश करूं, इंक्रीज हो रहा है, पहले लेंथ कितना रहा होगा? 8। ये जो 3 रिप्रेजेंट कर रहा है 3 का इंक्रीज कर रहा है। अगर मैं लेंथ पहले 8 ले लेता हूं यहाँ पे, अगर लेंथ मैं पहले 8 लेता हूं प्लस 3 का इंक्रीज करूंगा, तो अभी नया लेंथ कितना बन चुका है? 11। यहां लिख देता हूं ओल्ड 1 है, ये ओल्ड वाली चीजें चल रही हैं, यहाँ न्यू वाली चीजें चल रही हैं। सही है? यहां तक आगे बढ़ो। अभी मैं ब्रेथ की बात करूं तो जो ब्रेथ है हमारा ये 1/5 है, मतलब जो पहले ब्रेथ कितना होना चाहिए था? 5। 1 का मुझे इंक्रीज करना है कि डिक्रीज करना है? डिक्रीज, तो -1 करूंगा तो कितनी हो जाएगी वैल्यू? 4। मुझे किसमें चाहिए सारी चीजें? अभी एरिया चाहिए। अब तुम्हें लेंथ और ब्रेथ पता है, तुम एरिया निकालो। एरिया निकालने के लिए क्या करोगे? देखो एरिया क्या होता है? L इंटू बी। क्या होता है? L इंटू बी। पहले जो मेरा L था वो 8 था, ये था 5, 8 5 जा 40। जो नए वाले की बात करूं, पहले कितना था? बाद में 11 और 4, कितना हो चुका है? तो सोचो जो चीज पहले 40 आ रही थी अब कितनी हो चुकी है? 44। कितने का इंक्रीज हो रहा है? 4 का। ये जो 4 का इंक्रीज है किस पे, खुद से पूछा करो किस पे हो रहा है? किस पे? किस पे मतलब 40 पे। तो 4 का इंक्रीज 40 पे, तो 100 पे कितने का होगा? ठीक है, 0 से 0, 4 से 4, तो कितना आ रहा है? 10%। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, सारे फिगर्स पे बनेंगे, ट्रायंगल पे भी बनेगा, स्क्वायर पे भी बनेगा, रेक्टेंगल पे भी बनेगा, और क्यूब पे भी बनेगा, कोन पे भी बनेगा, सब पे बनेगा। बोल देगा कि क्यूब की जो साइड है उसको 20% इंक्रीज कर दिया गया है। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम? समझ में आ रहा है? व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम? तो जो मान लो उसकी साइड पहले 10 रही होगी, 10% इंक्रीज किया गया तो 11 हो गई। तो 10 के अकॉर्डिंग वॉल्यूम निकालोगे, 11 के अकॉर्डिंग वॉल्यूम निकालोगे, चेंज करोगे। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट तो यही है। क्वेश्चन तो कितने भी बनाए जा सकते हैं। अब देखो सैलरी वाज इंक्रीज बाय 40% देन डिक्रीज बाय। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट करना है। कोई भी चीज पहले या तो 2 बार इंक्रीज की जा रही हो, या पहली बार इंक्रीज, दूसरी बार डिक्रीज, फिर दोनों बार डिक्रीज, सीधे फार्मूला लगाओगे, कुछ नहीं करोगे। अब देखो डायरेक्ट बता रहा हूं कैसे करोगे, तुरंत कर लोगे। क्या है? पहले इंक्रीज है ना, तो प्लस का 40, फिर क्या है? डिक्रीज, माइनस का 20। पता है कि एक भी वैल्यू माइनस आती है तो यहाँ माइनस लिखना होता है। 40 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, ये आ गया कितना? प्लस का 20 है ना। यहां माइनस 0 0 0 0 कितना? 8, कितना आ रहा है? प्लस का 12, प्लस का 12%। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े। अब देखो क्या बोल रहा है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है हल्का सा, यहां तो कोई चीज लग नहीं रहा। लिखा था प्राइस ऑफ डीजल इंक्रीज बाय 5% एवरी ईयर इफ द करेंट प्राइस ऑफ द डीजल इज ₹80 पर लीटर, देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द डीजल पर लीटर आफ्टर 2 ईयर्स? कितना हो जाएगा? बताओ जो बताओ, जल्दी आंसर बताओ। अगर उस डीजल का जो प्राइस है आज के टाइम पे ₹80 है, ₹80, और जो प्राइस है वो इंक्रीज होते जा रहा है, कितना परसेंट? 5% एवरी ईयर। ठीक है, एवरी ईयर ये 5% से क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो पूछ क्या रहा है हमसे? अगर मैं बात करूं तो पूछ क्या रहा है, व्हाट विल बी द प्राइस डीजल आफ्टर 2 ईयर्स? या तो सक्सेसिव से निकालोगे 5 + 5 ओवरऑल, या सिंपल। अब बच्चों वाली हर चीज में एक ही चीज नहीं लगता है, थोड़ा मैथ्स ऐसे भी समझो कि अगर तुम नॉर्मल लाइफ में मैथ यूज कर रहे हो, जैसे आज भी तुम गए हो कोई सामान लेने, 100 रुपए का है, अगले साल वो 5% से इंक्रीज हो गया तो 5% इंक्रीज करा दो, अगले साल फिर हो गया तो फिर 5% इंक्रीज करा दो। सिंपल यहाँ भी कर लो। अगर फर्स्ट ये अभी का प्रेजेंट का है ना, ये अगर आफ्टर 1 ईयर क्या हो जाएगा इसका? 5% बताओ। 5% वैल्यू कितनी होगी इसकी? अभी सिखा गया। 10% बताओ सब फटाफट। 8 होगा। 10% निकाल लिया सबने।
5% कितना होगा 4, मतलब +4 का क्या होना चाहिए इंक्रीज। वैल्यू कितनी बन चुकी है 84, अगेन वो 5% इंक्रीज होगा। अब सोचो इसका तुम सबसे पहले 84 का 10% निकाल लो। मैंने बोला 10 से डिवाइड करते हैं 10% निकालने के लिए, वैल्यू कितनी आएगी 8.4। 8.4 तो चाहिए नहीं तुम्हें, 5% चाहिए, कितना करोगे 4.2। तो कितना इंक्रीज हो जाएगा प्लस का 4.2, वैल्यू कितनी हो जाएगी 88.2। पूछा क्या है वो, वैल्यू ही पूछा है, तो आंसर हमारा आ गया। समझ रहे हो। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो अप्रोच होता है वो क्वेश्चन देखने के बाद पता चलता है। समझ में आया? अभी मैं अगर रहता 10% रहता, मैं सक्सेसिव लगा देता, कुछ और कर देता। वैल्यू ऐसी थी तो मैंने ऐसे कर लिया। किसी में फ्रैक्शन से करना होगा तो मैं फ्रैक्शन से करूंगा। समझ में आ रहा है? किसी में फ्रैक्शन का होगा तो। चलो आगे बढ़े। देखो, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल मेड इंक्रीज डिक्रीज, ये तुम्हारा होमवर्क है। होमवर्क मतलब नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। अगर नीचे जवाब नहीं आया तुम लोगों का तो फिर मैं बताता हूँ, फिर वीडियोस भी नहीं आएंगी। हम ये कहाँ आंसर देना है, मतलब तुम्हारे लिए ही है ये, कि तुम इसको मेरे साथ अगर पढ़ रहे हो, मैंने इतने सारे क्वेश्चंस कराए हैं, तो इसको तुम खुद से ट्राई करो, तो खुद से इसको ट्राई करो और आंसर बताओ। ठीक है, आगे बढ़े। देखो, द रेडियस ऑफ ए स्फेयर। अब देखो स्फेयर क्या होता है, स्फेयर क्या होता है पता है? एक तो सर्कल होता है, एक तो ये सर्कल है हमारा, हाँ कि ना। लेकिन इसी का जो 3D फिगर होता है वो क्या होता है, क्या होता है स्फेयर। अब देखो, द रेडियस ऑफ अ स्फेयर इज इंक्रीज बाई 16 एंड 2/3%। 16 एंड 2/3% से इंक्रीज किया जा रहा है। 16 एंड 2/3 का वैल्यू क्या होता है 1/6। मतलब जो अगर उसका रेडियस की बात करूं, रेडियस जो है उसका पहले कितना था 6, 1 का क्या हो रहा है इंक्रीज, तो कितना हो चुका है 7। मतलब ये ओल्ड रेडियस है और ये क्या है न्यू रेडियस। कोई दिक्कत है किसी को? चेंज किसमें चाहिए, सरफेस एरिया। आप देखो यहाँ पे दिक्कत जो हमारा फंसेगा ना, वो फंसेगा कुछ नहीं, बस सरफेस एरिया के फार्मूला का। सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है पता है किसी को? सीख के जाओ सब कुछ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें। इसमें नहीं पूछेगा तो मेंसुरेशन में पूछ लेगा। देखो कहाँ लिखा है, किसका चाहिए स्फेयर, कहाँ गया स्फेयर। स्फेयर का हमें लिखना है सरफेस एरिया। एक एक करके चीजों को याद करो। ये होता है 4πr स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? 4πr स्क्वायर। अब तुम ध्यान से समझो, अगर मैं किसी भी चीज में चेंज पूछ रहा हूं, जैसे 4π कैपिटल R स्क्वायर, 4π स्मॉल r स्क्वायर। अगर मैं चेंज जाना, जैसे इसका इस वाले का रेडियस कुछ 10 है, बगल वाले का रेडियस 8 है, लेकिन जो अगर मैं चेंज पूछूंगा जैसे ना परसेंटेज, तो 4 से 4 तो कट ही जाना है, पाई से पाई तो कट ही जाना है। तो हमें बस कंपेयर किसका करना चाहिए, रेडियस का कंपेयर करना चाहिए। तो इन सारी दोनों वैल्यूज का मतलब है नहीं अभी, क्योंकि ये दोनों में ही कट जाएंगी। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, देखो यहाँ पे अगर मैं चेक करूं तो रेडियस है, रेडियस का मुझे क्या करना है स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर करना पड़ा, तो वैल्यू कितनी हो गई 36। ये कितनी हो गई 49। कितने का इंक्रीज हो रहा है 9 और 4 कितना हो गया 13। 13 का इंक्रीज हो रहा है ना। 13 का जो कितने पे हो रहा है 36 पे, 30 ये 14 होगा ना, नहीं ठीक है। और कितने पे 100 पे। अब इसको तुम्हें सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे? अगर मैं ऊपर 36 अगर उसको हम कर लें, देखो अप्रोक्स सारी वैल्यू जो ऐसी थी, इसको तो सॉल्व ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। करो फटाफट, कितना आंसर आ रहा है बताओ। देखो लिखा हो कितना 1300। अब इसको हमें किससे करना है डिवाइडेड बाई 36। नहीं हो तो और छोटा कर लो, इसको 2 से करोगे तो 2 6 12 है ना, 2 5 10, 200। यहाँ कितना आ चुका है 18। और छोटा कर लें 9 से कर लें, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। इसको 9 से करेंगे। अब देखो 9 3 जा 27, 5 बचा, 9 6 जा, फिर 9 1 जा 36.1 समथिंग आ रहा है। देखो कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ में आया? इस चीज में तुम्हें ध्यान रखने की जरूरत क्या है, एक चीज याद रखना 4πr स्क्वायर होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। बाकी तो ये 1/6 वाली कहानी तो तुम कब से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है आगे बढ़े। देखो अब देखो प्राइस एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है। प्राइस मतलब किसी भी चीज का प्राइस कितना है, और एक्सपेंडिचर मतलब उसका खर्चा कितना है। इस पे हमारा क्वेश्चन बनाया जाता है। जैसे बात करूं तो प्राइस, जैसे अगर तुम समझो प्राइस किसी चीज का बढ़ गया, जो तुम आज 10 चॉकलेट लेके खरीद के लेके जाते थे गिफ्ट देने के लिए, है ना, उसका प्राइस बढ़ा दिया गया, तब कल तुम कितना लेके जाओगे 5 लेके जाओगे। अगर चॉकलेट की प्राइस घटा दी गई तो तुम क्वांटिटी और ज्यादा चॉकलेट लेके जाओगे।
सिंपल से क्या, अगर मैं एक चीज सिखाऊं, जो प्राइस होता है हमारा, प्राइस अगर इंक्रीज की जा रही है तो जो क्वांटिटी होगी क्या कम हो जाएगी। अगर तुमने प्राइस को डिक्रीज कर दिया तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, है ना। ऐसा केस कब होगा, जब मैं घर से मान लो मुझे 100 रुपए ही मिल रहे हैं पॉकेट मनी के रूप में, तो 100 रुपए में मैं अगर चॉकलेट महंगी है तो मैं कम चॉकलेट खरीद पा रहा हूँ, लेकिन 100 रुपए तो मेरे पास अभी भी है, लेकिन प्राइस सस्ती होगी तो मैं ज्यादा चॉकलेट खरीद पा रहा हूँ, है ना। तो क्या होता है, ऐसे भी समझो कि दो चीज का जब मल्टीप्लीकेशन हो, जैसे मैं तुम्हें समझाऊं, 100 रुपीज तुम लेके निकले थे घर से, ठीक है, यहां लिख लो तुम प्राइस, यहां लिख लो क्वांटिटी, जो समझाना चाह रहा हूं ध्यान से समझो, न पूरा कुछ नहीं समझ में आएगा फिर। अगर मैंने बोला इसकी चॉकलेट की जो प्राइस है 10 रुपीज है, तो 10 रुपीज में कितना चॉकलेट खरीद के लेके आओगे, 10। अगर मैंने बोला कि चलो इसकी प्राइस 20 रुपीज हो चुकी है, अभी प्राइस को बढ़ा दिया गया है, प्राइस को कितना बढ़ा दिया गया, 20 हो चुकी है, तो 20 में अब कितना खरीद पाओगे, 5 चॉकलेट, तभी तो 100 बन पाएगा, यहां भी 100, यहां भी 100। समझ पा रहे हो। तो अब मैं तुम्हें क्या चीज दिखाना चाह रहा हूं कि ध्यान से समझो, जो अगर तुम्हें इसको बस देखो, बस प्राइस, जो प्राइस तुम्हारा पहले 10 था, अभी कितना हो चुका है 20, इसका रेशियो निकालो, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 1/2 आता है रेशियो। लेकिन अब यहाँ क्वांटिटी का भी रेशियो निकालो तुम, अगर क्वांटिटी का भी रेशियो निकालो, क्वांटिटी का, तो पहले वैल्यू 10 थी, बाद में कितनी हो गई 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो वैल्यू कितनी आ रही है 2/1। कोई दिक्कत है तो देखो यहां से रिलेशन तुम्हें दिख रहा है कि अगर ये सेम है, ये मेरा है एक्सपेंडिचर, क्या है, जैसे एक्सपेंडिचर मतलब जो घर से मैं पैसे लेके जा रहा हूं, या फिर मुझे मंथली 1,000 रुपए खर्च करने को मिल रहे हैं, तो ये एक्सपेंडिचर सेम होना चाहिए। एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए, एक्सपेंडिचर जब भी सेम होगा, तो अगर प्राइस और क्वांटिटी का रेशियो हमेशा रेसिप्रोकल होता है। फिर से सुनो, एक लाइन में बोल रहा हूं, अगर एक्सपेंडिचर सेम है, इफ एक्सपेंडिचर इज सेम, देन द रेशियो ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी इज रेसिप्रोकल। जैसे अगर तुम्हें यहां कुछ नहीं भी दिया होता, जैसे ये तुम्हें नहीं पता होती वैल्यू, ये वैल्यू तुम्हें नहीं पता होती, तो लेकिन तुम्हें प्राइस का वैल्यू बस पता होता, जो कि था 1/2, तुम अपने मन से यहां लिख देते, क्या लिख देते 2/1। समझ पा रहे हो, आगे करेंगे हम तो और समझ में आएगा। देखो हाँ, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से बता रहा हूँ, ध्यान से समझते चलो बस। देखो क्या है, the price of a salt is decreased by 20%, then what percent should the consumption be increased to keep the expenditure same। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन में ध्यान देना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंडिचर सेम, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू होता है, ऐसे लिख लो, एक्सपेंडिचर जो होता है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। क्वांटिटी को ही तुम कंजम्पशन भी बोल सकते हो, हाँ कि ना। क्या है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। एक्सपेंडिचर क्या हो चुका है यहां पे, एक्सपेंडिचर जैसे ही सेम बोल दिया गया तो हमें पता चल गया कि जो प्राइस का जो रेशियो होता है वही क्वांटिटी का रेशियो का उल्टा होता है, दोनों का रेशियो क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। क्लियर है यहां तक, एक एक स्टेप बता के चल रहा हूं, ध्यान से समझते चलो बस। अब देखो प्राइस ऑफ द सॉल्ट इज डिक्रीज बाई 20%। अब देखो यहां प्राइस लिखूं, अब तो ये बताने की जरूरत नहीं 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5। तो अगर वैल्यू पहले 5 रही होगी, 1 का डिक्रीज हो रहा है, तो नई वैल्यू कितनी बन चुकी है, किसी को कोई दिक्कत है तो यहां तक बताओ। प्राइस अगर पहले 5 था, डिक्रीज होकर कितना बन चुका है 4, तो प्राइस हो गया। तो हमें अब मैं यहां से डायरेक्टली कंजम्पशन की बात हो रही है क्वेश्चन में, तो कंजम्पशन लिख लो या क्वांटिटी जो भी लिख लो तुम। यहां अगर मैं कंजम्पशन लिखना चाहूं तो क्या मैं 4/5 नहीं लिख सकता हूं, हो सकता है तुम्हें दिक्कत आ रहा हो इसमें, लेकिन मैंने क्या बताया कि जब एक्सपेंडिचर सेम हो, बस कान खोल के सुनो, जब एक्सपेंडिचर सेम होगा तो प्राइस और क्वांटिटी का जो रेशियो होता है वो रेसिप्रोकल होता है। मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्राइस का रेशियो पता था 5:4, मैंने इसलिए अपने मन से लिख दिया कंजम्पशन को 4:5। अब इसी को तुम समझने की कोशिश करो, या अगर उसके कंजम्पशन मतलब जो घर पे जो चीजें आ रही हैं वही बात होता है, कंजम्पशन कितना खा रहा है बंदा। अगर मैं बोलूं कि पहले वो 4 kg चावल खा जा रहा था, अभी कितना खा रहा है 5 kg। चॉकलेट के बारे में बात कर सकते हो, तो पहले वो कितना चॉकलेट खाता था 4, अभी कितना खा रहा है 5। कितने का इंक्रीज हुआ है 1 चॉकलेट का इंक्रीज हुआ है, कुछ भी हो सकता है वो। अब क्वेश्चन पे पढ़ो क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ अ सॉल्ट इज, सॉल्ट की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब अगर ऐसे समझो कि पहले उसका सॉल्ट वो 4 खा रहा था, अभी कितना खा रहा है 5।
द प्राइस को क्या किया गया है, देखो प्राइस को 20% डिक्रीज किया गया है, देन व्हाट परसेंट शुड द कंजम्पशन बी इंक्रीज टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम। मतलब एक्सपेंडिचर सेम करने के लिए जो पहले वो बंदा अगर 4 kg या समझ लो 4 kg या 4 बोरी जो समझना है समझ लो, अगर सॉल्ट वो खा जाता था तो पैसा तो उसको उतना खर्च करना ही है, तब उसको उसी पैसे में 5 kg सॉल्ट उसको खरीद के खाना पड़ेगा, हाँ कि ना। तो परसेंटेज में वैल्यू पूछिए, जो वैल्यू पहले 4 थी बाद में 5 हो चुकी, कितने का इंक्रीज हो रहा है, +1 का। +1 का इंक्रीज किस पे, 5 पे कि 4 पे, 4 पे ना, तो 4 पे कितने का होगा परसेंटेज निकालने के लिए, कितना आ जाएगा 25%। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक तो बताओ किसी को, इंपॉर्टेंट है एकदम, ध्यान से समझ के चलना, कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। सही है, बढ़िया है ना। प्राइस बोला था मैंने, लिख दिया, प्राइस की रेशियो को तुरंत उल्टा करके लिख दिया। ये जो भी चीजें आएंगी मैं समझ जाऊंगा कि 4 किलो चावल खा रहा है, 4 किलो आटा खा रहा है, यहाँ पे सॉल्ट खा रहा था, पहले 4 खा रहा था क्वांटिटी, अभी उसको 5 करना पड़ेगा, तो 1 का इंक्रीज किया है उसने। क्वेश्चन में भी वही पूछा कि उसको कितना बढ़ाना पड़े, जैसे मैं घर से अगर 100 रुपए लेके जा रहा हूँ कोई चीज को, पहले 10 रुपए का आइटम मिलता था, वही आइटम 5 रुपए का हो गया, तो मुझे अपना कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा ना, चीजें ज्यादा खरीद के लेके आनी पड़ेंगी। तो बस वही क्वेश्चन था यहाँ पे। चलें आगे बढ़े, एक्सपेंडिचर सेम होना चाहिए। देखो आगे फिर, the price of a rice is increased by 25% and the consumption of the family is decreased by this। अब देखो दोनों यहाँ पे क्या तुम्हें दिख रहा है कि प्राइस और एक्सपेंडिचर सेम, ये अलग केस है। मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, सीखो, एक एक चीज को सिखा रहा हूँ, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें। यहाँ पे एक्सपेंडिचर कहीं नहीं बोला है कि सेम है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्राइस को भी बढ़ाया गया है और कंजम्पशन को डिक्रीज किया गया है। पूछ रहा व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द एक्सपेंडिचर। देखो अगर प्राइस को बढ़ा दिया गया, कोई चीज पहले 10 की थी अभी 11 की मिल रही है, क्वांटिटी घटाना पड़ेगा, पहले 11 की थी 10 की मिलेगी। देखो द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाई, ध्यान से बस समझो, बस प्राइस है, प्राइस लिख दूं यहां पे, बढ़िया। और क्या चल रहा है, कंजम्पशन, या कंजम्पशन लिख देता हूं, समझना ज्यादा जरूरी होता है, समझ में आता है ना सब, जो सब पहले द प्राइस ऑफ इंक्रीज बाय 25%। अब तो समझ के हो 25% का मतलब 1/4, पहले वैल्यू 4 थी तो क्या हो चुकी है, इतना समझ में आता है। अब तो इतना क्वेश्चन करने के बाद आना ही चाहिए, नहीं आ रहा तो फिर क्या ही कर सकते हैं। 4/5, कोई दिक्कत किसी को। आगे बोला कंजम्पशन ऑफ द फैमिली डिक्रीज बाई %, कंजम्पशन को डिक्रीज किया गया, मतलब 1/3 होती है ना इसकी वैल्यू, 33.33 क्या होता है 1/3। तो कंजम्पशन अगर उसकी पहले 3 थी, पहले उसकी कंजम्पशन कितनी थी 3 थी, तो 1 का डिक्रीज करके वो किस पे जाएगा 2 पे। इसमें हो सकता है दिक्कत है किसी को, और अच्छे से बता देता हूं। देखो पहले वाला तो ठीक है, पहले वाला ठीक है, दूसरा वाले में बोल रहा है कि 33.3% का क्या किया जा रहा है डिक्रीज। तो 33.3% की जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है 1/3, मतलब अगर वो पहले 3 कंजम्पशन कर रहा था, अब उसे 1 का डिक्रीज करना पड़ेगा, मतलब 3 से -1 करके वो 2 पे करेगा, समझ में आ रहा है। तो इनका जो रेशियो आ चुका है, कितना आ चुका है 3 और 2 का। कोई दिक्कत किसी को। अगर ये लिखूं मैं, ओल्ड वाला केस है ऊपर, ये नीचे न्यू वाला केस है, समझ में आता है यहां तक। अगर मैं एक्सपेंडिचर निकालूं, एक्सपेंडिचर फिर से बता देता हूं, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। देखो जो एक्सपेंडिचर होता है वो हमारा प्राइस इंटू क्वांटिटी या कंजम्पशन होता है। तो एक्सपेंडिचर तुम्हें निकालना, पहले प्राइस कितनी थी 4, पहले 4 थी, कंजम्पशन 3 था, तो एक्सपेंडिचर हमारा कितना हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। मतलब पहले वो 4 रुपए के कोई आर्टिकल, 3 आर्टिकल खरीदता था तो 12 रुपीज खर्च करता था टोटल। अभी उसकी आर्टिकल की रेट 5 हो गई, 5 तो अभी 10 कर रहा है, कितने का डिक्रीज हो गया 2 का। 2 का डिक्रीज किस पे हुआ 12 पे, तो 100 पे कितने का होगा। अब देखो 2 1 जा 2, 2 6 जा, अब ये चीज आ गई 1/6 इंटू 100। कभी पढ़ाया था 1/6 की वैल्यू क्या होती है 16 एंड 2 बाई, समझ में नहीं होगा तो 100/6 करोगे आ जाएगा। ये अलग केस था। प्राइस दिया था, प्राइस को बना दिया मैंने, कंजम्पशन दिया था, कंजम्पशन को बना दिया मैंने। ये ओल्ड वाला केस था, ओल्ड एक्सपेंडिचर निकाल दिया, न्यू एक्सपेंडिचर निकाल दिया, चेंज निकाल दिया। देखो आगे, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस, हाउ मच शुड द कंजम्पशन ऑफ द पेट्रोल बी रिड्यूस टू इंक्रीज द। अब देखो ये अलग केस है, और सारे केस अलग अलग है, नोट्स अच्छे से बनाना, लिखते जाना कि अलग अलग केस हैं सब। देखो क्वेश्चन पढ़ो फिर से। जो प्राइस है, जो प्राइस है हमारा 60 से क्या हो रहा है 75, और क्या बोलना चाहता है वो, कंजम्पशन अब हमें निकालना है ना, कंजम्पशन को कितना घटाया जाए टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर दे दिया है,
एक्सपेंडिचर को कितना बढ़ाना चाहता है? 10%। अगर मैं पहले 100 मानूं तो उस पर 10% वैल्यू कितनी हो जाएगी? 110। कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ। ये क्वेश्चन ही लिखा है मैंने अभी तक कि बोरा जो प्राइस है वो 60 से 75 हो गई है, जो एक्सपेंडिचर है वो 100 से 110 होना चाहता है, तो बताओ कंजम्पशन को कितना बढ़ाया या घटाया जाना चाहिए? आ जाओ करते हैं। देखो तुम्हें पता है क्या कि जो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है या कंजम्पशन होता है? आ जाओ पहले लिख लेते हैं। जैसे अगर मैं एक्सपेंडिचर को लिखूं ना, यहाँ पे अगर मैं एक्सपेंडिचर को लिखता हूं तो एक्सपेंडिचर मेरा पहले कितना था? 100, अभी कितना हो चुका है? 110। कोई दिक्कत किसी को? प्राइस को लिख लेता हूं, ठीक है, वो प्राइस है। प्राइस को छोटा कर लो पहले, 15 से करोगे तो कितना होगा? 15 4 जा, और ये कितना हो जाएगा? 15 5 जा। मतलब रेशियो पिछले केस में भी हम रेशियो ही तो ले रहे थे, याद करो, 4 to 5, 5 to 6, 7 to, ऐसे ही तो रेशियो तो ले रहे थे ना। वही मैं रेशियो ले रहा हूं यहाँ पे कि जो वैल्यू पहले 4 थी अभी कितनी बन चुकी है? 5। तो यहाँ मैं प्राइस लिख रहा हूं जो कि 4 to 5 हो गया। हमें निकालना है कंजम्पशन। क्या निकालना है? कंजम्पशन। अब एक मिनट रुको, थोड़ा रुको, मतलब कि क्या? पिछले वाले केस में हमने क्या करा था? हमें निकालना था एक्सपेंडिचर। याद करो पिछले वाले केस में हमें क्या निकालना था? तो हमने प्राइस इंटू क्वांटिटी करके निकाल दिया था। अब हमें उल्टा पूछ रहा है, यहाँ हमें कंजम्पशन निकालना है। अब देखो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू, यहाँ कंजम्पशन ही समझो तुम फिलहाल के लिए, प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है हमारा। तो मुझे अगर कंजम्पशन निकालना हो तो क्या होगा? अगर कंजम्पशन ये पी का मल्टीप्लाई इधर जाके क्या होगा? डिवाइड। तो ई एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाई प्राइस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? कंजम्पशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ। मुझे यहाँ एक्सपेंडिचर भी पता है, मुझे यहाँ प्राइस भी पता है, मुझे बस निकालना है कंजम्पशन। तो मैं क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा। जब इसको डिवाइड करूंगा 4 से तो कितनी आएगी वैल्यू? 25। ठीक है, जब इसको करूंगा तो कितना आएगा? 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। ये हो गया। मतलब जो कंजम्पशन वो ऐसे समझो कि किस चीज का कंजम्पशन हो रहा है, कुछ लिखा हुआ है प्राइस ऑफ पेट्रोल। मतलब वो पहले वो 25 लीटर पेट्रोल अगर खर्च कर रहा था तो अभी वो कितना कम कर रहा है? मतलब अभी 22 ही कर रहा है पेट्रोल खर्च। कंजम्पशन मैंने निकाल दिया। ठीक है, बढ़िया। लेकिन हमें चेंज चाहिए। चेंज परसेंटेज पूछा, किसमें पूछा है? परसेंटेज निकालना है। तो कितने का डिक्रीज हो रहा है बताओ? जो वैल्यू पहले 25 थी अभी 22 बन चुकी है। कितने का डिक्रीज हो रहा है? 3 का। 3 का डिक्रीज कितने पे? 25 पे। तो 100 पे कितने का होगा? 25 4 जा 100, और ये कितना आ गया? ये 12। समझ में तो आनी चाहिए चीजें, कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, है ना? क्लियर है यहाँ तक? बढ़िया। सारे अलग अलग केस हैं, प्रॉपर नोट्स बनाओगे, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, बस ढंग से करके जाओ। अब ये भी अलग क्वेश्चन है, इसको भी लिखो, अलग केस है। मैंने बोला एक क्लास में मैं तुम्हें मैक्सिमम चीजें सिखाना चाहता हूँ, इसलिए लेके आया, तुम मुझसे बस सीखो, जब क्वेश्चन मिलेगा तो करना। देखो, ड्यू टू द इंक्रीमेंट ऑफ दिस % इन द प्राइस ऑफ अ बनाना, अ पर्सन इज एबल टू बाय 8 बनाना लेस फॉर ₹1, फाइंड हाउ मेनी बनानास वाज द पर्सन एबल टू बाय फॉर द ₹1 इनिशियली। अब ऐसे समझो कि तुम घर से पैसा लेके गए, ठीक है, तुम घर से पैसा लेके जा रहे हो, पैसा तो तुम्हारा सेम है ना? लेकिन क्या हुआ कि प्राइस जो है वो बढ़ चुका है। प्राइस जो है बढ़ चुका है। तो अगर पहले तुम मान लो 100 बनानास खरीद के लेके आ रहे थे घर पे, प्राइस बढ़ चुका है, तो कुछ तो कम, मान लो 80 बनाने लेके आओगे, 50 बनाने लेके आओगे, 20 बनाने लेके आ पाओगे। क्वेश्चन भी वही बोल रहा है। बंदा बस क्या कर रहा है? 1 रुपए लेके जा रहा है। बहुत पुराने जमाने की बात होगी, है ना? जब 1 रुपए में बहुत सारी चीजें मिल जा रही होंगी तो उस टाइम का बात होगा। और क्या, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे समझ लो 1 लाख रुपए लेके जा रहा था, बस मतलब 1 लाख में 8 बनाना खरीद ले आ रहा था, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन वही है हमारा, बस बनाना दे दिया। आप समझो ध्यान से, जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। ड्यू टू द इंक्रीमेंट ऑफ द 16.6% इन द प्राइस, ये वैल्यू क्या होती है? 1/6 होता है। अब डायरेक्ट मैं लिखूं, जो प्राइस है मेरा, जो प्राइस है, और वो कितना किया जा रहा है? 1/6 को 1/6 है, बढ़ाया जा रहा है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 to 7। तो वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 6 to 7। बढ़िया। क्वांटिटी नहीं पता हमें, क्वांटिटी का रेशियो तुम खुद से लिख सकते हो, जिसे प्राइस पता है, तो क्यों क्वांटिटी कितना हो जाएगा बताओ? 7 to 6 होगा। कोई दिक्कत है? क्योंकि वो पहले भी 1 रुपीज ही लेके जा रहा था, बाद में भी 1 रुपीज ही लेके जा रहा है, एक्सपेंडिचर सेम हो चुका है। तो जो प्राइस और क्वांटिटी का रेशियो होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। समझ में आया? अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर मैं क्वांटिटी तुम्हें समझाना चाहूं तो क्या तुम बोल सकते हो कि पहले वो 7 बनाना खरीद रहा था, अभी वो 6 बनाना खरीद के लेके आ पा रहा है? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? या फिर पहले वो 7 डजन बनाना खरीद के लेके आ रहा था, अभी वो 6 डजन बनाना खरीद के लेके आ रहा है? कुछ भी तो बोल सकते हैं ना, कोई चेंज तो कर ही नहीं सकते। ठीक है,
क्लियर है? अगर वो पहले 7 खरीद रहा था, बाद में 6 खरीद के लेके आ रहा, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, यहां मेरे अकॉर्डिंग में बात करूं, कितने 1 यूनिट लेस, हाँ कि ना? कोई दिक्कत है? कुछ भी समझ सकते हो, उसको 7 kg समझ लो, 6 kg समझ लो, तभी तो 1 kg का डिफरेंस आ रहा है। मेरे अकॉर्डिंग इतना आ रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अ पर्सन इज एबल टू बाई 8 बनाना लेस, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है? 8 बनाना, है ना? मेरे अकॉर्डिंग 1 आ रहा है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसी की वैल्यू क्या है? 8 बनाना। कोई दिक्कत है क्या? तो यहां से 1 की वैल्यू कितनी लिख दूं? 8 बनाना लिख दूं। अब देखो, जानना क्या चाहता है? हाउ मेनी बनाना वॉज द पर्सन एबल टू बाई इनिशियली। थोड़ा सा समझने की चीज तुम्हें यहां ये मैं बता दूं, क्या समझोगे तुम? समझ जाओ, ये जो चीजें है क्वांटिटी, ये इनिशियल क्वांटिटी है। क्या है ये सारी चीजें नोट्स में लिखना, बाद में याद नहीं रहती हैं। इनिशियल है, ये इनिशियल क्वांटिटी है, QUANTITY। ये जो है ये फाइनल क्वांटिटी है, इतना तो समझते हो। जानना क्या चाहता है वो? इनिशियल जानना चाहता है। इनिशियल मतलब तुमने 1 की वैल्यू 8 है, तो किसकी निकालोगे अब? 7 की। तो 7 की जब निकालोगे तो कितनी हो जाएगी? 8 इंटू 7, मतलब 56 बनाना वो पहले खरीद के ले आता था। अगर मैं क्वेश्चन में पूछ लूं कि तुम फाइनल भी बता दो, फाइनल क्वांटिटी, तो फाइनल क्वांटिटी तुम कैसे निकालोगे? फाइनल क्वांटिटी अभी कितनी हो चुकी है? 6। तो 1 की वैल्यू यहां से 8 है, तो 6 की कितनी हो जाएगी? समझ पाए? मतलब वो पहले क्वेश्चन, हमारा आंसर यहीं तक हो चुका था। किसी क्वेश्चन में फाइनली पूछेगा तो वो करना पड़ेगा हमें, इसलिए बताया। सही है, बढ़िया, यहां तक चल रहा है सब कुछ। चलो आगे। ये क्वेश्चन खुद से करना है, सेम है। क्या कर, पर केजी पूछा है क्या? थोड़ा सा आ जाओ, उसी की एक स्टेप आगे का कहानी है। क्वेश्चन खुद से पहले पढ़ा करो सब लोग, फिर मैं करा ही रहा हूं। देखो, प्राइस ऑफ एन आइटम इज रिड्यूस्ड बाय 20%। 20% की जो फ्रैक्शन होती है 1/5, मतलब जो उसकी पहले प्राइस थी वो क्या हो चुकी है? 5 से 4। कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ? मैं यहां लिख दूं प्राइस, प्राइस 5 से क्या हो चुका है? 4। कस्टमर कैन गेट 2 kg मोर ऑफ दिस वैल्यू। अब देखो, ये ₹360 है ना, पहले भी वो घर से 360 ही लेके जा रहा था, अभी भी वो 360 ही लेके जा रहा है। इट मीन्स कि एक्सपेंडिचर सेम हो गया है। जब एक्सपेंडिचर सेम होगा तो प्राइस और क्वांटिटी का रेशियो क्या होता है? रेसिप्रोकल। मुझे यहाँ पे प्राइस का रेशियो मिल चुका है, मैं तुरंत यहाँ से क्या लिख लूंगा? क्वांटिटी का रेशियो। तो क्वांटिटी की रेशियो क्या हो जाएगी? 4:5। अगर यहाँ कुछ दिया हुआ है, कुछ भी आइटम है, कुछ भी आइटम होगा मुझे नहीं पता, अगर वो पहले वो 4 आइटम खरीद के लेके आ रहा था, तो अभी कितना लेके आ रहा है? 5। कितने का इंक्रीज हुआ? +1 आर्टिकल का इंक्रीज हुआ है, हाँ कि ना? मेरे अकॉर्डिंग +1 का हुआ है। यहाँ क्या लिखा है? 2 kg। मान लो चीनी ही खरीद रहा होगा, तो पहले ऐसे समझो कि पहले वो 4 kg चीनी खरीद रहा था, अभी कितना खरीद रहा है? 5 kg। 1 का इंक्रीज हुआ, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? 2 का। तो इसी 1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2 kg। 1 की वैल्यू तो डायरेक्टली पता है, जानना क्या चाहता है? ओरिजिनल प्राइस। अब देखो, ओरिजिनल प्राइस चाहिए, प्राइस पूछा है ना, तो ऐसा मत करना कि इसमें मल्टीप्लाई कर देना, प्राइस पूछा है तो ये गलत हो जाएगा। फिर से सुनो मेरी बात, उसने ओरिजिनल प्राइस पूछा है, तो हम इस वाले वैल्यू को इसमें मल्टीप्लाई प्राइस वाले में नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो भी कहानी कर रहे हैं वो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, तो प्राइस में डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं होगा। सुनो मेरी बात, तो 1 की वैल्यू 2 kg आ गई, तो पहले तुम ओरिजिनल क्वांटिटी निकाल लो। ओरिजिनल क्वांटिटी, ये हमारा क्या है? ओरिजिनल क्वांटिटी ही तो है। तो इसको निकालूंगा तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मतलब वो पहले 8 किलो खरीद के लेके आ रहा था। कोई दिक्कत है? यहां तक समझो पहले, पुराना क्वेश्चन में तो यहां तक कराया ही था मैंने। ठीक है, कि मैंने क्या बोला कि पहले वो 8 kg खरीद के लेके आ रहा था। क्वेश्चन जानना चाहता है कि क्या? फाइंड द ओरिजिनल प्राइस पर केजी। पर केजी कितना केजी? पर केजी मतलब 1 किलो का। वो कितना किलो खरीद के लेके आ रहा था? 8 किलो। 8 केजी। 8 केजी जो खरीद के लेके आ रहा था, कितने रुपीज में लेके आ रहा था? 360 में। समझो, तो 1 केजी कितने में लेके आएगा? 360 डिवाइडेड बाई 8। सही किया है? पर केजी मतलब 1 किलो जो भी चीनी चावल लेके आ रहा होगा उसकी रेट होगी 45। फिर से बताऊं, देखो एक बार में ध्यान से सुनो सब लोग। क्वेश्चन दिया था कि कोई बंदा है, वो घर से 360 रुपए आज भी लेके जा रहा है, 360 रुपए कल भी लेके जाएगा, 360 रुपए परसों भी लेके जाएगा। बढ़िया। हो सकता है कि पहले वो 8 किलो खरीद रहा है, कल वो 10 किलो खरीदेगा या 6 किलो खरीदेगा, क्योंकि चीजें प्राइस महंगी होंगी तो क्वांटिटी कम लेके आएगा, क्योंकि पैसा उसके पास सेम है।
उसने बोला प्राइस को 20% बढ़ा दिया गया है, मतलब बढ़ाया गया, रिड्यूस, हाँ कम किया गया। तो पहले 5 था तो क्या हो गया 4। मुझे पता है कि उसके पास 360 रुपीज हमेशा कॉमन है, 360 कॉमन है मतलब एक्सपेंडिचर सेम है। एक्सपेंडिचर जैसे ही सेम हो गया, प्राइस का रेशियो था, मैंने क्वांटिटी का निकाला फटाफट, मैंने चेक किया मेरे अकॉर्डिंग क्वांटिटी 1 इंक्रीज हो रही है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी हो रही थी 2 kg। फिर मैंने फटाफट क्या निकाला, इनिशियल क्वांटिटी निकाला। इनिशियल क्वांटिटी कितना आ गया 8 kg। तो मुझे पता है कि पहले वो 8 किलो 360 रुपए का लेके आ रहा था, 1 किलो कितने का लेके आएगा, इतने का। समझ में आया? चलो हो, एकदम डिट्टो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, 15%। थोड़ा सा हिंट देके छोड़ रहा हूँ, करोगे तुम लोग इसको, आंसर बताना नीचे HW लिख के जाओ इसको, या तुम्हारा मन हो तो कमेंट में आंसर इसका देना, नहीं मन हो तो मत देना। देखो लेकिन करना खुद से। क्या लिखा है, रिडक्शन 15% प्राइस ऑफ द सॉल्ट। 15% की वैल्यू होती है 3/20 होती है। तो जो उसका पहले प्राइस था वो 20 से कितना हो चुका है 17। तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 17 से 20, कितने का इंक्रीज हो रहा है 3 का। 3 की वैल्यू कितनी है 2 kg। तो यहाँ से 1 की निकाल लेना पहले, कितनी हो जाएगी 2/3 kg। फिर जिसकी पूछेगा उसकी निकाल लेना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। करना खुद से। रिड्यूस प्राइस पूछा है ना, तो नीचे वाली वैल्यू निकालना इस बार। फिर से बता देता हूँ, ये तो बता ही दिया मैंने, यहाँ तक बढ़िया है। 3/20, 20 से प्राइस हो गया इतना, क्वांटिटी कितनी होगी 17 से 20। क्वांटिटी मेरे अकॉर्डिंग 3 बढ़ रही थी, उसके अकॉर्डिंग 2। तो 3 की वैल्यू 2, तो 1 की वैल्यू 2/3। उसने पूछा रिड्यूस प्राइस। पहले वाले में क्या पूछा था, ओरिजिनल प्राइस पूछा था। क्या पूछा था पहले वाले केस में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में ओरिजिनल प्राइस पूछा था। बता दूं क्या, बता ही देता हूं, आ जाओ, फालतू कंफ्यूजन करोगे तुम लोग। देखो प्राइस जो है मेरा 15% की जो वैल्यू होती है 3/20 होती है, हाँ कि ना। तो प्राइस जो पहले 20 था डिक्रीज हो रहा है ना, तो अभी प्राइस 17 हो चुका। कोई दिक्कत किसी को तो बताओ। जैसे प्राइस का रेशियो मिला मैं तुरंत क्वांटिटी लिख लूंगा, 17 से कितनी हो चुकी है 20। मेरे अकॉर्डिंग कितना 3 बढ़ रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है 2 kg। 3 यूनिट की वैल्यू तो 1 की कितनी हो जाएगी 2/3 kg। अब जो क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द रिड्यूस प्राइस, जब तुम्हें रिड्यूस प्राइस चाहिए तो तुम्हें क्या करना है, रिड्यूस क्वांटिटी भी, तो क्वांटिटी कौन सी चाहिए, क्वांटिटी भी तो आफ्टर वाली चाहिए ना, क्वांटिटी भी तो बाद वाली ही चाहिए। पहले वाली क्वांटिटी निकालोगे तो कैसे उसका रेट निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। तो 1 की वैल्यू इतनी, तो 20 की कितनी हो जाएगी 2/3 इंटू 20 kg। वैल्यू कितनी हो चुकी है 40/3 kg। कोई दिक्कत है, ऐसे दिक्कत हो रहा 40/3, ऐसे लोग 40 किलो समझ लो तुम, मान के चलो कि 40 किलो खरीद के लेके आता था, बाद में कितने में खरीद के लेके आ रहा 272 में। तो 1 किलो कितने का, जैसे अगर ऐसे तुम्हें सिखाऊं मैं कि 40 kg या 40 kg कितने का लेके आ रहा है 272 का। तो 1 kg इसका डिवाइड करोगे तो यहाँ 40/3 है, इसी से डिवाइड करो तो 1 kg का कितना आ जाएगा 272 और इंटू 3/40, हाँ कि ना। अब इसको सॉल्व करना है, वैल्यू पॉइंट में है तो पॉइंट में आंसर आना चाहिए, और क्या। अगर मैं इसका 0 हटा के ना यहाँ पॉइंट लगा दूं और 4 से डिवाइड करूं, तो 20.4 आ रहा है। समझ गए, आगे बढ़ें। सब अलग अलग केस था, इसलिए अच्छे से चीजों को लिखना है, समझना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी करते चलना है। चलो आगे बढ़ें। ये होमवर्क में करना है तुम्हें, फिर से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बिना मैथ्स प्रैक्टिस से कभी नहीं आएगा। होमवर्क करो या कमेंट में इसका आंसर दो, अगर तुम्हारे अंदर सच में पढ़ने की लालसा है तो आंसर बताओ फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब भी कर लेना है, इसको भी करो होमवर्क में, बहुत बता दिया मैंने। ये भी सेम ही है होमवर्क, वो करना है, आंसर देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो पॉपुलेशन वाले पे क्या होता है, सेम चीज़ है, कुछ नहीं है। पॉपुलेशन, जैसे पॉपुलेशन आज इतनी है, फिर बढ़ गई, फिर घट गई, फिर बढ़ गई, घट गई, कुछ भी हुआ, कोरोना आया तो पॉपुलेशन घट गई, और फिर कुछ चीज़ें आई तो बढ़ गई। समझ में आ रहा है यहाँ तक, बस वैसे ही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। आ जाओ फटाफट करते हैं, देखते हैं क्या है। क्या लिखा हुआ है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज दिस, if it is increase at the rate of 10% every year then the population of the city after 2 year is, सिंपल से बात है, 10% से इंक्रीज हो रही है। तो सिंपल से पहले मान लो, अगर मैं चीजें तुम्हें बताऊं 25,000, 2 साल बढ़ रहा है ना। अब ध्यान से समझना, 10% इंक्रीज हो रहा है ना, तो 10% इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू कितनी होती है 1/10। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू कितनी बन चुकी है 11/10 बन चुकी है कि नहीं। जैसे अगर किसी को अभी भी दिक्कत है, जैसे बताओ 10 to 11 हो गई,
10 to 11 हो गई। तो मैं इसकी बात करूँ तो 11/10 हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है फर्स्ट ईयर में? इतना समझ में आता है सबको? तो वही, अगर ऐसे भी नहीं समझ में आता ऐसे समझो कि 10 तो ओरिजिनल प्राइस होता है ना हमारा, 10 तो ओरिजिनल प्राइस होता है। ये जो 10 होता है ओरिजिनल प्राइस होता है। तो ओरिजिनल प्राइस कितना है? ये है हमारा, ये तो इसको 10 से डिवाइड किया तो 1 की वैल्यू मिली, तो 11 की इतनी होगी, हाँ कि ना? तो 11/10 हो गया। फिर अगले साल कैसे, इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं 11/10। तो पहले साल 11/10 हो गया, दूसरे साल भी क्या होगा? 11/10। 0 0 0 0 11 11 जा 121 है ना। 121 में किसका मल्टीप्लाई करना? 25 का। किस में आ रहा है? यही आ रहा है लास्ट में 5, तो यही आ रहा है देखो, 5 1 5, यही आंसर आएगा, चेक कर लेना। मैंने कैसे ट्राई किया कि लास्ट में 5 1 जा 5 आना चाहिए, एक 0 यहाँ पे आएगा, तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो यही ऑप्शन होगा। कुछ नहीं था, इजी था। मैंने बस तुम्हें ऐसे क्वेश्चन लेके आया, तुम देख लो अपनी आंखों के सामने से गुजार लो कि हाँ तुम्हें पता चले कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, किससे? फ्रैक्शन वाले से भी होगा। देखो क्या था, 10 टू, पहले साल 10 टू क्या हो रहा है? 11, यहाँ पे फर्स्ट ईयर है। सेकेंड ईयर में क्या वही चीज तो कर रहे थे, 10 to 11। इट मीन्स अगर वैल्यू पहले 100 थी तो कितनी हो चुकी है? 121। कोई दिक्कत है किसी को? ये जो चीजें आती है ओरिजिनल वाले को रिप्रेजेंट करता है, ओरिजिनल। ये क्या है? फाइनल रिप्रेजेंट करता है, हाँ कि ना? अगर ओरिजिनल मेरे अकॉर्डिंग इतना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है उतना, तो 100 की वैल्यू कितनी है? 25000। 1 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा? 25, कितना 3 जीरो है, डिवाइडेड बाई 100, हाँ कि ना? 1 की वैल्यू इतनी हो गई, तो 121 की, यही तो आया था, याद करो। सॉल्व किए थे तब भी वही आया था, ऐसे भी करोगे तो वही आंसर आएगा। क्या लिखा है? इफ इट इज इंक्रीज द रेट ऑफ दिस पर एनम देन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन 2 years हेंस। हेंस मतलब क्या होता है? बाद में। सेम चीजें यहाँ बस फ्रैक्शन लिख के ले आऊँ कि और कुछ नहीं है। देखो पॉपुलेशन कितना है? इतना। 16 and 2/3% की वैल्यू कितनी? अब तक तो याद होना चाहिए, 1/6। तो वैल्यू क्या हो रही है? 6 से 7 क्या हो रही है? 6 to 7। अगर डायरेक्ट करना चाहो तो ऐसे लिखोगे 36 0 0, ठीक है। 1/6 तो वैल्यू क्या हो रही है? 6 में 1 का एडिशन, तो क्या हो रहा है? 7/6। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? 7/6। एक साल में हुआ, कितने साल का पूछ रहा है? 2 साल का। तो फिर से करोगे 7/6। तो 6 6 जा, ये देखो 6 6 जा 36, तो 36 से कट गया, कितना आया? 1000। 7 7 जा 49, 49 के आगे 3 जीरो। समझ पाए? अगर मान लो उस मेथड से करोगे जो मैंने बताया अभी, फिर से वही चीज होगी सब कुछ। जैसे पहले वैल्यू 6 थी तो 7 हो चुकी है, अगले साल भी 6 थी तो 7 हो चुकी है। तो वैल्यू कितनी थी? 36 पहले थी, बाद में कितनी? जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझा करो, नहीं समझ में नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ। 36 पहले थी तो लिख लो कि 36 पहले थी और बाद में 49 हो चुकी है। मेरे अकॉर्डिंग 36 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 36,000 है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000। तो 49 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 49,000। समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत है किसी को? चलो अब इसको तुम करोगे किससे करोगे? ये इस पे करोगे a+b+ab/100 वाले फॉर्मूले से लगाओगे। माइनस है तो माइनस कर देना, सिंपल। a क्या है? अगर माइनस है बाद वाला, पहले वाला इंक्रीज है, तो a-b-ab/100 करोगे, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर लिखना है नीचे कमेंट में। आगे बढ़े। अब देखो क्या बोल रहा है, 8 अगर किसी का पॉपुलेशन है ना, किसी टाउन का पॉपुलेशन है 72,000, ड्यू टू द माइग्रेशन इट इज डिक्रीज बाय 8% एवरी ईयर। द करेंट पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 1 year अगो बोल रहा है, मतलब अभी जो इसका है 72,000 है, कितने परसेंट डिक्रीज हो रहा है? 8%। मतलब वो 92% हो चुका है कि नहीं? फिर से समझो, अगर मैं बोलता कि जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन है वो 10% इंक्रीज हो चुकी थी, तुम बोलते सर 1/10 110% हो चुकी है। मैं बोल रहा हूँ अगर वो 5% इंक्रीज हुई तो क्या बोलते? पॉपुलेशन जो है वो 105% हो चुकी है अपने आप की, हाँ कि ना? तो अगर मैं बोल रहा हूँ 8% डिक्रीज हुई तो कितना हो चुका है? 92%। यहाँ से 0 0 कट करा के सॉल्व करोगे, आंसर आएगा जो भी आना होगा। मल्टीप्लाई कर लो 92 में 72 का। क्या? 66240। हाँ तो यहाँ वैल्यू क्या? 8% है ना, 8% की वैल्यू कितनी होती है? 4% की कितनी होती है? 4% की वैल्यू कितनी होती है? 1/25। तो उसका क्या? 2/25। समझ में आ रहा है? ये तो समझ गए। अभी देखो अगर वैसे बताना चाहूँ, जैसे 8% का फ्रैक्शन क्या होता है?
2/25। ठीक है, तो जो वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, घट रही है, तो 25 से क्या होगा 23। तो पहले कितना है अभी 25 है ना, तो 25 की वैल्यू कितनी हो गई, 25 की ही वैल्यू यहाँ से आएगी तुम्हारी 72000। यहाँ से 1 की निकालोगे तो आएगी 72000 डिवाइडेड बाई 25। 23 का निकालना है, 23 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। चलो, हाँ, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग। अब देखो इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग क्या होता है हमारा। अगर मैं इनकम की बात करूँ ना, जो तुम्हारा इनकम होता है ना, इसको याद करोगे, इनकम जो होगा तुम्हारा, तुम कितने पैसे खर्च कर रहे हो ना, कितना तुम एक्सपेंडिचर कर रहे हो, और उसमें तुम्हारा कितना सेविंग है ना, मतलब कितना तुमने खर्च किया। मान लो तुमने 100 रुपए का कुछ खर्च किया और तुम 100 रुपए बचा रहे हो, तो तुम्हारा इनकम कितना हो गया 200। जैसे अगर एक्सपेंडिचर में बोलूँ तुम्हारा 100 है, सेविंग भी तुम्हारा 100 है, तो तुम्हारा इनकम कितना हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताओ। यही चीज होता है, बस आगे कुछ नहीं है, आगे देखो क्वेश्चन से समझ में आएगा। देखो बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर एंड द सेविंग ऑफ अ वीमेन इज इतना, इफ हर इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर इंक्रीज बाय 10% 20% रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज। देखो ध्यान से सुनो, जितना बोल रहा है उतना करो। द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर एंड द सेविंग ऑफ अ वीमेन इज इतना, ठीक है। रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, तो एक्सपेंडिचर लिख लो यहाँ पे तुम पहले, और यहाँ पे सेविंग लिख लो, हाँ कि ना। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग, तो यहाँ इनकम भी लिख लो, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। क्वेश्चन में दिया एक्सपेंडिचर 5 है और ये 1 है, किसी कोई दिक्कत है तो बताओ। अगर ये 5 है और ये 1 है, यहाँ प्लस करोगे तो ये वैल्यू 6 आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। बाद में मत सोचना कि 6 कहाँ से आ गया। मैंने बताया ये 5 है, ये 1 है, तो 6 हो ही होगा पक्का। मैं ये तो कुछ भी रेशियो है, मैं कुछ भी मान सकता हूँ इसको। इसको क्या मान लूँ 600, इसको क्या मान लूँ 500, इसको क्या मान लूँ 100। बढ़िया, ऐसा समझ लो कि उसका इनकम पहले 600 था, एक्सपेंडिचर उसका 500 हो गया, सेविंग उसका 100 हो चुका है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। आगे देखो, आगे हमें क्या करना है। आगे बोल रहा है कि इफ हर इनकम इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 10%। तो एक पढ़ो पहले, इनकम जो है उसको क्या किया जा रहा है इंक्रीज बाय 10%। अब आ जाओ इनकम पे, ध्यान से समझना। इनकम जो है ये है इनकम, इसको हमें प्लस का 10% इंक्रीज करना है, हाँ कि ना। तो इसका 10% कितना होती है वैल्यू 60 है ना। 600 का 10% कितना होगा 60, ऐड करोगे तो कितना होगा 660। मतलब जो पहले वो अगर वो 600 कमा रहा था, इनकम थी, तो अभी उसकी इनकम कितनी हो चुकी है 660। आगे बढ़ो, एंड द एक्सपेंडिचर को भी इंक्रीज किया जा रहा है 20% से। अब एक्सपेंडिचर को भी इंक्रीज करो प्लस का 20%, ठीक है। अब इसका 20% कितना होगा, पहले 10% बताओ 50 होगा, 20% कितना 100 होगा, तो 500 और 100 कितना हो गया 600। समझ में आ रहा है यहाँ तक, किसी कोई दिक्कत है तो बताओ। मैंने ये चीज की, इफ हर इनकम एंड द एक्सपेंडिचर आर इंक्रीज बाय 10% एंड द 20% रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द, ठीक है यहाँ तक तो क्लियर है सबको, बढ़िया। अब तो कुछ है नहीं, चेंज पूछ रहा है सेविंग में। अगर वो पहले सेविंग कर रहा था कितना, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं कि पहले वो सेविंग कितना कर रहा था, देखो पहले उसकी सेविंग कितनी थी 100, अभी 660 कमा रहा है वो, 600 खत्म कर दे रहा है, तो यहाँ कितनी वैल्यू आनी चाहिए 60 ही तो आएगा। मतलब 660 माइनस 600 करोगे तो 60 ही तो आना चाहिए ना। मतलब अगर बंदा पहले 100 रुपीज सेव कर रहा था, अभी कितना कर पा रहा है 60। क्या ये ओरिजिनल वैल्यूज है, नहीं, ये तो रेशियो चल रहा है। परसेंटेज कैसे निकलेगा, कितने का डिक्रीज हुआ है 40 का। 40 का डिक्रीज कितने पे हुआ 100 पे, 100 पे कितने का होगा, समझ में आया। तो 40% का उसको डिक्रीज हुआ है। हम्म हम्म हाँ, यहाँ इसीलिए तो मैंने बड़ी वैल्यू, तुम 6000 छोटी वैल्यू पे करते, लाइक यहाँ तुम 6 मानते ना, तुम यहाँ 5 मानते, तुम यहाँ 1 मानते। अब तुम्हें इसको इंक्रीज करना 10% कैसे करोगे बताओ, 10% कैसे इंक्रीज करो, और दिक्कत हो जाएगा। इसलिए मैंने ऑलरेडी उसको 600 500 और 100 मान लिया कि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। कोई दिक्कत है यहाँ तक, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे करना है बस। हाँ, पर्सन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम इंक्रीज बाय इतना, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय इतना, हाउ मच परसेंट हिज सेविंग विल इंक्रीज और डिक्रीज। सेम क्वेश्चन, इसको करना है तुम्हें। बस थोड़ा सा हिंट दे दो 75% का क्या मतलब है बता देता हूँ, बाकी करना तुम लोगों को है। मेरा काम खत्म है यहाँ था। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। क्वेश्चन बोल रहा है पर्सन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, तो 75% ऑफ हिज इनकम मतलब अगर उसकी इनकम 100 है, उसकी इनकम 100 है, तो वो खर्च कितना कर रहा है, तो सेव कितना करेगा 25। समझो फिर से, उसने बोला कि 75% खर्च कर देता, मतलब वो 100 कमाता है तो 75 खर्च कर दे रहा है और 25 बचाता होगा, हाँ कि ना।
यहाँ तक क्लियर है? बस यहाँ पे तुम यही चीज रख लो, लाइक यहाँ पे 100 रख लो, यहाँ पे 75 रख लो और यहाँ पे 25 रख लो। जो जो बोल रहा है करते जाओ। इनकम इज इंक्रीज बाय 60%, इसको प्लस का 60% इंक्रीज करो, हाँ कि ना। फिर क्या करना है? एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय, एक्सपेंडिचर को भी इंक्रीज करो, कितना? 70%। ऐड करके सारी वैल्यूज रखो, फिर चेंज निकालो। सेम क्वेश्चन मैंने कराया इसलिए नहीं करा रहा हूं, आंसर बताना है इसका नीचे कमेंट में, ठीक है। आगे देखो, सेम ही क्वेश्चन है, क्या ही बताऊं इसमें। राधा सेव 25% ऑफ हिज इनकम, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20% एंड इनकम इंक्रीज बाय 29%, हर सेविंग इंक्रीज ऑल्सो। देखो थोड़ा सा इसको भी बताता हूँ या फिर बता ही देता हूँ। देखो क्या है फटाफट। राधा सेव 25% ऑफ हिज इनकम, 25% सेव कर रही है ना, 25% सेव, देखो 25% सेव कर रही है, मतलब अगर वो उसकी इनकम 100 रही होगी, है ना, 25% वो सेव कर रही है, तो खर्च कितनी कर रही है? 75। कोई दिक्कत है किसी को? बताओ क्या बोलना चाहता है। एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%, एक्सपेंडिचर को 20% बढ़ाना है, एक्सपेंडिचर को कितना बढ़ाना है? 20% प्लस का 20% इंक्रीज करना है। आगे क्या बोल रहा है? इनकम इंक्रीज बाय 29%, इसको 29% इंक्रीज कराना है। आगे सेविंग, अब देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत होगा तो मैं एक एक जीरो और बढ़ा लेता हूं, इसको इतना, इसको इतना, इसको इतना। कोई दिक्कत है किसी को? मैंने 1000 मान लिया, 750 मान लिया, 250 मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि मुझे कैलकुलेशन निकालना इजी हो जाए। कोई दिक्कत है? अब जैसे इसका 29% कितना होगा? 290 होगा। 1000 का 29% ऑफ 29% ऑफ 1000 करोगे, हाँ कि ना। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, कितना आ जाएगा? 290। मतलब वैल्यू 290 से बढ़ जाएगी, तो वैल्यू कितनी हो चुकी है? 1290। सही है यहाँ तक। अब यहाँ 20% का, इसका 20% 10% कितना होगा? 75। 150 कितना हो चुका है? 20%। यहां से हो गया तुम्हारा 800, 900, 900 हो चुका है। सही है। तो अब सोचो वो 1290 कमा रहा है, 900 खर्च कर दे रहा है, तो सेविंग कितनी होगी उसकी? 390 होगी। सही किया है ना, देख लेना। बढ़िया। यहां तक कितने का इंक्रीज हो रहा है? 390 का। अब पूछना क्या चाहता है? सेविंग इंक्रीज हो गया। पहले वो बंदा जो 250 कमा रहा था, अभी कितना कमा रहा है? 390। कितने का इंक्रीज हो रहा है? माइनस करो यहां से 50, 130 का, 140 का, 140 का इंक्रीज हो रहा है कितने पे? 250 पे। तो 100 पे कितने का होगा? सॉल्व करना इसको। 56 आ रहा है। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर के। कितना टाइम हमारा? 1-1.5 घंटा हो ही गया होगा, है ना। चलो आओ, एक टॉपिक और बचा है, फटाफट उसको खत्म करते हैं। ये समझ गए सब लोग? ऐसा ही क्वेश्चन आता है इसमें। आगे बढ़ते हैं। देखो एग्जामिनेशन वाला भी क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है ये? कुछ नहीं है, 2-3 क्वेश्चन है इस पे, फिर एक और बच जा रहा है हमारा। क्या क्या बच रहा है? इलेक्शन। देखो, अ स्टूडेंट रिक्वायर्ड 36% मार्क्स टू पास इन द एग्जामिनेशन, ही स्कोर्ड 24% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 28 मार्क्स। इसको तुम ऐसे समझो, ये पूरा जो है हमारा, ये पूरा मार्क्स है, ठीक है। मतलब ये 1% से शुरू हो रहा है और ये 100% तक जा रहा है। सही है। एक जो बंदा है हमारा, ये है बंदा कौन? ए जो है स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड 36% मार्क्स टू पास। अगर वो 36% लेके आ जाता है, क्या करता है? अगर वो यहाँ पे 36% लेके आ जाए तो पास हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बताओ। कोई दिक्कत है किसी को? लेकिन क्या हो रहा है इन द एग्जामिनेशन? ही स्कोर्ड 24%, मतलब वो यहाँ से चलना तो शुरू किया, चला तो गया, 24% तक गया, 24% ही ला पाया और फेल हो गया। किससे फेल हो गया? 28 मार्क्स से, हाँ कि ना। फाइंड द पासिंग मार्क्स। अब तुम बताओ कि अगर वो 24% लेके आया, उसको जाना था 36% तक, और वो बोल रहा है कि अगर वो कितना मार्क्स लेके आता, कितने की कमी है यहाँ पे? कितने की कमी आ रही है? माइनस कितना, मतलब कितने परसेंट से वो रह गया? माइनस करोगे, जैसे उसको वो लेके आया 24%, उसको लाना चाहिए था 36%, कितने से रह गया वो? 12% से रह गया। क्वेश्चन में वही चीज बोल रहा है कि अगर वो बंदे को तुम 28 मार्क्स दे दोगे ना, या फिर 28 मार्क्स से वो फेल हो गया, मतलब इसके और इसके बीच का जो मार्क्स है वो कितना आ रहा है? 28 मार्क्स ही तो है। अगर वो 24% प्लस 28 मार्क्स और लेके आता तो वो पास हो जाता कि नहीं हो जाता? तो मैंने इनके बीच का पहले परसेंटेज वैल्यू निकाली, इनके बीच के ओरिजिनल वैल्यू निकाली, तो यहां से 12% की वैल्यू कितनी है? 28। जानना क्या चाहता है वो? पासिंग मार्क्स, मतलब वो 36% की वैल्यू जानना चाहता है। 12% की इतनी है, तो 36% की निकालने के लिए दोनों साइड सिरे से मल्टीप्लाई कर दूं,
84। ये हमारा पासिंग मार्क्स हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बढ़िया, आगे बढ़े। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन एन एग्जामिनेशन अनीता स्कोर्ड 31% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 16 मार्क्स। सुनीता स्कोर्ड 40% मार्क्स एंड ऑब्टेन्ड। इसको भी वैसे ही करो, आ जाएगा। देखो सबसे पहले तुम्हें सोचना है कि अगर ये हमने कहानी ऐसे बनाई है, ये कहानी ऐसे है, 1 से लेके 100 तक की कहानी है, ठीक है, और यहाँ पे कौन जा रहा है सबसे पहले? अनीता जा रही है। अगर ये अनीता है, क्या करा इसने? 31% लाई है और फेल हो गई 16 मार्क्स से। अगर कहीं बीच में मैं पासिंग मार्क्स लिख दूं यहाँ पे, ये मेरा मान लो पासिंग मार्क्स है, ठीक है, यहाँ पे पास हो जाएगा। इसने कितना लाया? 31। यहाँ से चली ये 31 पे ही रुक गई, 31%, और इसको कितने मार्क्स से फेल हो गई? मतलब 31 तो लेके आ रही, 31% लेके आ रही है। अगर इसमें मैं 16 मार्क्स और ऐड कर दूं तो वो यहाँ तक पहुंच जाएगी। आगे क्या बोल रहा है कि सुनीता जो वो स्कोर 40% मार्क्स, लेकिन जो सुनीता है ना, उसने 40% मार्क्स स्कोर करा है और ऑब्टेन 56 मार्क्स मोर देन द रिक्वायर्ड। मतलब वो यहाँ पे जा चुकी है, आगे यहाँ पे कहीं आ चुकी है। जो कि 40% उसने स्कोर करा, उसको करना कितना चाहिए था? यहीं यहीं रुक जाना चाहिए था, लेकिन वो इससे ज्यादा लेके आई। कितने मार्क्स? कितने मार्क्स ज्यादा है? 56 मार्क्स। क्वेश्चन फिर से समझा रहा हूं, सुनो। जो पहला वाला बंदा है वो 31% लेके आ रहा है और 16 मार्क्स से फेल हो जा रहा है। तो मैंने बोला अगर वो 31% लेके आए और 16 मार्क्स और उसको ऐड कर दिया जाए तो वो पास हो जाएगा। दूसरा वाला बंदा जो है वो 40% मार्क्स लेके आ रहा है, लेकिन वो ज्यादा मार्क्स लेके आ रहा है। कितना ज्यादा लेके आ रहा है? 56 ज्यादा लेके आ रहा है, ठीक है। अब कहानी तुम समझने की कोशिश करो, किसके किसके बीच की, इनके इनके बीच की कहानी समझो। लाइक ये जो 31 लिखा हुआ है हमारा, ये जो 31 है और हमारा कहाँ गया ये जो 40 है, इनके बीच का टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है? अगर मैं ऐसे नॉर्मली तुम्हें लिख के दिखाऊं, 31% और जो 40%, इनके बीच का जो परसेंटेज का डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? 9%। और इनके बीच का नंबर का डिफरेंस चेक करो। नंबर का डिफरेंस चेक करोगे तो देखो ये 16 मार्क्स, ये 16 मार्क्स है कि नहीं? ये 16 मार्क्स है और ये कितना है? 56 मार्क्स है। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 16 प्लस 56 कितना हो गया? 70, ठीक है। तो 9% की यहां से वैल्यू क्या हो? देखो यही चीज 9% भी, वही चीज वैल्यू भी, तो 9% की वैल्यू कितनी हो गई? 72। 1% की कितनी हो गई? 8। जानना क्या चाहता है वो? जानना चाहता है क्या? मिनिमम मार्क्स टू रिक्वायर्ड द पास। मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए? अब देखो 1% की वैल्यू इतनी है तो 31% की निकाल लो। देखो 31% की कितनी होगी? 1% की उतनी, तो 31 इंटू 8 करोगे तो इतना हो गया। और उसमें 16 मार्क्स और ऐड करो तभी तो पास हो पाएगा। मतलब 31% का जो मार्क्स आ रहा है 240 है। कितना है? 240। उसमें अगर वो 16 मार्क्स से फेल हो रहा था तो 16 मार्क्स और दे दोगे तो कितना होगा? 264 जो मार्क्स आया वो पासिंग मार्क्स है। अगली बार से ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे? सिंपल सा क्या करोगे, ध्यान से समझो। 40% और 31% का डिफरेंस कितना आएगा? डायरेक्ट 9%। और दोनों नंबर को ऐड करोगे, 16 और 56, मतलब ये करोगे बस। 9% की वैल्यू इतनी और इतनी डायरेक्ट करोगे। समझ में आ रहा है यहां तक? कि दोनों परसेंट के बीच का वैल्यू और दोनों वैल्यू को ऐड करके लिख दोगे। हो गया? आगे बढ़े। देखो आया क्या ना, मैंने बताया ना कैसे करना है इसको, बताओ। और डायरेक्ट तुम्हें सिखाऊं तो कैसे करोगे? क्वेश्चन सेम है ना, पढ़ लो एक बार, सेम ही है ना। पासिंग मार्क्स पूछा, ठीक है। देखो 30% और 42%, उनके बीच जैसे 42% और -30% करोगे तो कितना आ रहा है? 12%। 12% ना। और कितना आ रहा है? ये 25 मार्क्स से फेल हो रहा है और वो कितना ज्यादा लेकर आ रहा है? 35 मार्क्स। दोनों को ऐड कर दो, 60। तो यहां से दोनों की वैल्यू, 12% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। 1% की कितनी हो जाएगी? 5। जानना क्या चाहता है वो? पासिंग मार्क्स। तो 30% की निकाल लो। 30% की वैल्यू कितनी होगी? 30% प्लस 25 मार्क्स, यही तो पासिंग मार्क्स होना चाहिए ना। तो 30% की निकालोगे तो कितना? 5 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना बना? 150 प्लस 25 कितना हो गया? 175। समझ में आना चाहिए यहां तक तो। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। अब देखो लास्ट हमारा बचा इलेक्शन वाला क्वेश्चन, करते हैं फटाफट, ध्यान से करते चलो। देखो इलेक्शन जब भी होता है अपने आप में 100% होगा। क्या बोला मैंने? इलेक्शन जब भी होगा, जितने लोग वोटिंग करने जा रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? 100% होगा। अगर मान लो 100% में से 60% वोट मुझे मिला,
100% में से 60% वोट मुझे मिला, तो बाकी का वोट किसको मिलेगा? दूसरे बंदे को। तो 40% उसको, क्योंकि दोनों तो मिलके 100% आएगा ही। दोनों हमेशा कितना होना चाहिए? 100%। अब 100% में से मैं बोलूं जो विनर है ना, एक तो विनर होगा, कौन होता है? एक तो विनर होगा, एक तो लूजर होगा। अगर मैंने बोला विनर को 60% वोट मिल चुका है, तो ऑटोमेटिकली तुम्हें समझने की जरूरत क्या है कि इसको कितना मिलेगा? 40%। तो मैं ये भी यहां से निकाल सकता हूं कि वो कितने परसेंट से जीता है। कितने परसेंट से जीता है वो? मतलब 20% के मार्जिन से जीता है वो। इतनी चीजें क्लियर हैं। आगे देखो क्वेश्चन, देयर वर द टू कैंडिडेट, दो बंदे हैं, वन गॉट 41% ऑफ द टोटल वोट। तो तुम क्या करोगे? टोटल वोट मान लो 100 है, मुझे नहीं पता ये विनर है कि लूजर, उसने बोला कि इसको 41% मिला है, मैंने लिख दिया, ठीक है। वन गॉट 41% ऑफ द टोटल वोट एंड लॉस्ट बाई दिस वोट। लॉस्ट बाई दिस मतलब अगर तुम ऐसे पहले इतनी कहानी से तुम क्या निकाल सकते हो, जैसे मैंने वहां सिखाया, अगर इसको 41 मिला है तो दूसरे बंदे को कितना मिलना चाहिए? 100 में से माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? 59। बताओ, कोई दिक्कत है किसी को? तो यहां तक बताओ। उसने बोला एक बंदे को 41% दिया जा रहा है, तो दूसरे वाले को क्या मिलेगा? 59। अब तुम बताओ इसमें विनर कौन है, लूजर कौन है? जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वो विनर होगा, और जिसको कम मिलेगा वो लूजर है। तो ये कौन हो गया मेरा? विनर। ये कौन हो गया? लूजर। क्वेश्चन में बोल रहा है लॉस्ट बाई दिस वोट, लॉस्ट बाई दिस वोट। यहां पे कितने से लॉस कर रहा है? देखो यहां कितने की कमी दिख रही है तुम्हें? 9 9 18। 18% कम है कि नहीं कम है? बताओ। परसेंटेज में जो वैल्यू बात करोगे तो 18% वैल्यू कम है, लेकिन इसमें कितना हो गया? 5 5 8 0। कोई दिक्कत है किसी को? तो बताओ। क्लियर है? अब यहां से 1% की निकाल लो, डिवाइड करो इसको, 310, 310 आ रहा है। 1% की वैल्यू 310। तुमने क्या माना? 100 माना था, तो 100% की कितनी हो जाएगी? 31000। कोई दिक्कत है तो बताओ। सही है, आगे बढ़े। देखो अब यहां भी बोलो दो कैंडिडेट है हमारे पास, वन गॉट 38% ऑफ द टोटल वोट। ये तुम्हारा होमवर्क है, सेम जैसे पुराना कराया ना, इसका आंसर तुम्हें देना नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आगे बढ़े। देखो क्या बोल रहे हैं। इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट, 20% वोट डिक्लेयर इनवैलिड एंड द विनर गेट 70%। दोनों ध्यान से, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। वोटिंग दिया, सब लोगों ने गए, 100 लोग गए थे, सब वोटिंग देने चले गए। क्या हुआ कि पता चला कुछ लोगों ने घपला किया था, है ना, कुछ लोगों ने घपला किया, तो वो उस वोट को क्या करना पड़ेगा? हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो इनवैलिड हो चुका है, उन्होंने दोबारा वोट कर दिया। तो कुछ जैसे मान लो 100 वोट्स डाले गए थे, मैंने बोला 100 वोट्स थे, उसका 20% वोट हटा दिया गया, तो हमें 20% हटाना पड़ेगा ना, तो 80 वोट हो गया। अभी जो 80 वोट हो गया, इसी में विनर को मिलेगा कुछ, और इसी में किसी को, लूजर को कुछ मिलेगा। टोटल वोट से तो नहीं काउंट करोगे। समझ में आ रहा है यहां तक? अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे बोलेगा, ये तो वैलिड इनवैलिड समझ गए ना तुम, कि इनवैलिड वोट क्या होता है? जब कोई वोट घपले से या फिर कुछ खराब वोट या फिर कुछ गलत तरीके से देगा, उसको हटाया जाता है। लिखा हुआ इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेट, 20% वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड। देखो ध्यान से, अगर मैं मानता हूं 100 टोटल था, ये टोटल है, इसमें से 20% हमें हटाना है, क्योंकि वो क्या है? इनवैलिड है। तो इसका जब 20% निकालोगे तो वैल्यू क्या आती है? 20। 20 जब माइनस हो गए तो अभी वोट कितने रह चुके हैं? 80। ये जो 80 आया है ये वैलिड वोट है। कोई दिक्कत है किसी को? तो बताओ। ये जो 80 आया है ये वैलिड वोट है। आगे बढ़ो, कहां तक कर लिया मैंने? यहां तक 20% वोट डिक्लेयर इनवैलिड, यहां तक कर लिया। एंड द विनर गेट 70% ऑफ द वैलिड वोट। अब देखो इसका विनर को मिला, जो विनर है उसको मिला है 70%, हाँ कि ना? अब यार ध्यान से समझना, एक चीज तुम्हें भूलने की जरूरत है, ऊपर वाली चीज को भूल जाओ, इस वाले पूरी चीज को भूल जाओ। अगर मैं बोलूं 80 वोट्स ही डाले गए थे, 80 वोट्स ही डाले गए थे, तो 80 अपने आप में कितना है? 100% है। 80 वोट्स ही डाले गए थे, तो 80 का 70% वो ले गया ना, तो इसको कितना मिलेगा? लूजर को कितना मिलेगा? 30%। कोई दिक्कत है तो बताओ। समझ में आया? मैंने क्या बोला? 80 अपने आप पे 100% हो गया ना, परसेंट अलग चीज होता है। जैसे मैं ऊपर वाली सब कुछ चीज को भूल जाओ तुम, ये है ही नहीं। मैंने बोला 80 वोट डाले गए थे बस, है ना, तो 80 वोट का कितना? 70% इसको मिल गया, तो 30% लूजर को मिलेगा। कोई दिक्कत है यहां तक? एंड ही विन बाई दिस। अब देखो विनर कितने वोट से जीत रहा है, तुम्हें यहां दिख रहा है मार्जिन कितने का आ रहा है? 70 में से 30 माइनस करोगे तो 40% के वोट से ही तो वो जीत रहा है ना। कितने से जीत रहा है? 40% से। मेरे अकॉर्डिंग 40% से जीत रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने से जीत रहा है?
9600 से, तो यहाँ से 1 की वैल्यू 4 से 4 कट लो, कर लो यहाँ से 960 डिवाइडेड बाई 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 240 आ चुका है। फाइंड द नंबर ऑफ, अब देखो वोटिंग लिस्ट पूछ रहा है ना, तो वोटिंग लिस्ट जब पूछेगा तो कितना निकालोगे 100%, क्योंकि वोटिंग लिस्ट में तो नाम तो सबका आया है ना, तो हमें 100% निकालना पड़ेगा। जब यहाँ से 1 की वैल्यू इतनी 100 की निकालोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से 240 और 00 और आ जाएगा। ये टोटल वोट है, क्या है ये। नीचे पूछ रहा वैलिड वोट बताओ, तो वैलिड वोट खोजो कहां पे, वैलिड वोट बस 80 है, तुमने 1 की वैल्यू निकाल ली है, तो यहां से 80 की कितनी हो जाएगी 80 इंटू 240। देखो 8 4 जा कितना कर दिया, ठीक है 3 19200। कोई दिक्कत है यहां तक, समझ में आया क्या होते हैं वैलिड वोट, क्या होते हैं इनवैलिड वोट, ठीक है बढ़िया। Election 10% voters did not vote, vote declare invalid and the winner got 75% of the valid vote। सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है देखो, सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, लेकिन बता देता हूँ। देखो इन एन इलेक्शन 10%, पूरा पढ़ना नहीं, जैसे बोलते जा करते 10% वोटर्स डिड नॉट वोट, तो अगर वो मैं वोट को 100 मानू ना, वोट को 100 मानू, ये टोटल है अभी तक, ठीक है। इसमें से 10% देने नहीं गए, तो 10% कौन है ये, डिड नॉट वोट, हाँ कि ना। डिड नॉट वोट मतलब इसका 10% निकालोगे तो क्या आएगा 10, तो अभी वैल्यू कितनी बन चुकी है 90, मतलब 90 लोग तो वोट देने गए थे, बढ़िया यहां तक। उसके बाद क्या बोला 11/9% वोट डिक्लेयर इनवैलिड, इसके बाद 11/9% की वैल्यू कितनी होती है 1/9, हाँ कि ना। तो 90 का अगर तुम 1/9 निकालते हो वैल्यू कितनी आएगी 10, सही कर रहा हूं ना, हाँ। मतलब इसका 90 का जो 90 बच चुका है ना, 90 का 11/1/9% वोट क्या हो चुका, इनवैलिड हो चुका है। तो अगर मैं इसका यहीं पे लिखूं, अगर -11 एंड 1/9% वोट को, ये इनवैलिड है ना, इनवैलिड, तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं माइनस का 10। अभी वैल्यू वोट कितने बन चुके हैं 80, ये जो 80 वोट है यही वैलिड वोट है, क्या है ये। कोई दिक्कत, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है मैं वैसे करते जा रहा हूं। द विनर गॉट 75% ऑफ द वैलिड वोट, अब इसी में विनर को कितना मिलेगा, विनर जो होगा अब यहां पे लिख देता हूं मैं, जो कितना बचा मेरे पास 80 वोट जो है ये वैलिड वोट है। इसका मुझे कितना 70%, 75% विनर को देना है। जब 75% विनर को दोगे तो लूजर कितना लेके जाएगा 25%। इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर 80 में से 75% चला गया, 80 अलग चीज है, 80 अपने आप में 100% वोट अभी काउंट किया जाएगा, उसका 75% ये ले गया तो 25% वो ले जाएगा। ही वोन बाय 2000, तो कितने से जीत रहा है ये, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 50%। क्वेश्चन में इसी की वैल्यू कितनी है 2000, यहां से 1 की वैल्यू कितनी 0 0 कट कर लो, 1 की वैल्यू 5 4 जा 40, 100 की क्या क्या जाना चाहता है वो, वोटिंग लिस्ट मतलब 100 की वैल्यू चाहिए हमें, है ना। तो 100 की निकालेंगे तो ऑप्शन नहीं है क्या, 5 का 20, सही है 2000। समझ में आया यहां तक, ये था हमारे इलेक्शन वाले क्वेश्चन। मैंने पूरी कोशिश की कि पूरा सब कुछ तुम्हें मैक्सिमम चीजें बता पाऊं। अब तुम्हारा जिम्मेदारी क्या है कि तुम इसको पूरी वीडियो को अच्छे से देखो, इसके नोट्स बनाओ, है ना। हमने क्या करा, एक कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें करने की कोशिश की है, नहीं तो अगर तुम इसको करने जाओगे तो तुम्हारा 6 से 7 घंटे लगेंगे, पूरे लगेंगे कि नहीं। तो मैंने क्या करा, तुम्हें क्लास में ही होमवर्क भी दे दिया, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल गए, तुम्हें और चाहिए तो बताओ कि और भी प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन तुम्हें क्या करना है, जैसे जैसे मैंने जो भी क्वेश्चन कराए सारे टाइप्स के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश किए, उसके बाद भी देखो क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं से रह जाएगा। मेरा मेन एम था कि मैं तुम्हें बताऊंगा अप्रोच कैसे करते हैं। अब जब मैंने तुम्हें सब कुछ यहाँ बता दिया, इनवैलिड बता दिया, डिड नॉट वोट किया, बहुत सारी चीजें बता दी, और हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग मैंने बहुत ही चीजों को अच्छे से बता दिया है, समझ में आया? अब तुम इसको करके जाओ, एग्जाम में तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन इससे मिलेंगे। इसी को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो, एक बार में चीजें नहीं होती हैं, मल्टीपल टाइम चीजों को रिवीजन करो। अगर तुम्हारी कुछ क्वेरी है, कुछ चीजें हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, वीडियो कैसा लगा उसके बारे में बताओ, या कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो भी बताओ। नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, समझ में आ रहा है? बताना तो पड़ेगा कि हाँ तुम्हें वीडियो चाहिए, नेक्स्ट चैप्टर क्या होना चाहिए, परसेंटेज अच्छे से समझ में नहीं आया, या फिर मैं बहुत फास्ट पढ़ाता हूँ, स्लो पढ़ाता हूँ, कैसा पढ़ाता हूँ, चीजें नीचे बताओ। अगर एक लोग भी देख रहे हो तो वो एक लोग की भी जो चीजें कमेंट करोगे वो भी चीजें वैल्यू करती हैं, समझ। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि अगर तुम सिंगल बंदे ही अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो सोचो तुम्हारा, तुम्हें ही सिलेक्शन लेना है, तुम्हें बाकी लोगों से मतलब नहीं होना चाहिए। पढ़ाई करो, फोकस करो। और भी एक अगर अपडेट देना चाहूँ तो मैं
अगर मैं इसका अपडेट देना चाहूँ कुछ, ठीक है, एफकेट में बहुत ज़्यादा टाइम हमारा है नहीं, तो तुम तैयारी करते रहो। अगर तुम और भी चाहते हो क्या, अगर हमारे जो एसएसबी विंग्स हमारा अभी 45 डेज का क्या हो रहा है, क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है ना, 45 डेज का हमारा क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है, ऑफलाइन है, लेकिन अगर तुम इंटरेस्टेड हो, 45 डेज का हमारा क्या है, क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है, ऑफलाइन है, लेकिन नोएडा में 62 में एफकेट के लिए, है ना, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई होगी, ऑफलाइन है। अगर तुम चाहते हो कुछ पढ़ाई करना, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अगर कुछ क्वेरी है तुम्हारी तो, नहीं तो मैं बाकी चीजें प्रोवाइड करा ही रहा हूँ। चीजों को नीचे बताओ कमेंट में कैसा लग रहा है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। बस अगर देखो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारे लिए इसको बनाने में बहुत टाइम लगा मुझे, जो मुझे नहीं पता 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे की वीडियो हुई होगी, पता नहीं कितने की है। मैंने कम से कम समय में करने की कोशिश की, लेकिन इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है। समझ में आ रहा है। अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं आगे भी ऐसे मेहनत करते रहूं, तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि चीजें कैसे चलें।